तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 71 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैंक्स माते अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको देखकर लगता है कि आप काफी परेशान है, तो मास्टर बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे जहाँ पर तुमसे एक काम है, क्या तुम मेरे लिए डीमन कल्ट में जा सकते हो, तुम्हें वहां पर जाकर मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आनी होगी। स्माते कहता है लेकिन वहां पर जाने में तो 4 महीने लगते हैं, तो मैं वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर कैसे आ सकता हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि यही तुम्हारा मिशन है, मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूँ, तुम्हें वहां पर हेडक्वार्टर्स के करीब जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, जो कुछ पता चले वो सब कुछ मुझे वापस भेजना होगा, और साथ ही अपने साथ नैंगवैंग किंग को भी ले जाओ, वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। तो वो कहता है कि सर मैं अकेले वहां पर जा सकता हूं। तो वूजन कहता है नहीं, अकेले वहां पर मत जाओ, और साथ ही अपने पास से वो थैली निकालता है जिसके अंदर काफी पैसे होते हैं। वो उसे कहता है ये तुम्हारा अलाउंस है, इसको लेकर जाओ और वहां पर से सेफली वापस आ जाना। माते उसे कहता है कि मैंने मास्टर और आप कहां पर जाने वाले हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप यहाँ पर अभी से निकल जाओ, किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नैंगवैंग किंग को अपने साथ लेकर निकल जाओ। और इसी के साथ ही हमारा वूजन वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। तो वो मैं यहाँ पर इस बारे में बताता है कि ब्लैक विंड डीमन जो था पहले यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट उसका हुआ करता था, उसने जो डिमोनिक कल्ट बनाया था, डिमोनिक कल्ट के अंदर ही उसका एक बहुत ही पावरफुल साथी था जो कि मुगवैंग चियोन था। मुगवैंग चियोन जो था वो इसकी रूथलेस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि डिमोनिक कल्ट का लीडर होने के नाते वो कुछ भी करने को तैयार था। ब्लैक विंड डीमन जो था हमेशा जिसको दिल चाहता उसे मार डालता था, और उसकी रूथलेसनेस की वजह से मुगवैंग चियोन ने उसके साथ फाइट की थी, और दोनों की फाइट 3 दिन और 3 रात तक चली, और एंड के ऊपर मुगवैंग चियोन ने उसको हरा दिया, और उसको हराने के बाद वो उसकी गद्दी के ऊपर बैठ गया और दोबारा से डिमोनिक कल्ट का लीडर बन गया। डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने की वजह से लगता है कि ब्लैक विंड डीमन के पास रिवाइव होने के बाद अगर जाने के लिए कोई जगह है तो वो वापस से डिमोनिक कल्ट का लीडर बनने के लिए वहां पर जाएगा, ताकि वो दोबारा से डिमोनिक कल्ट का लीडर बन जाए, जहां पर से मुगवैंग चियोन ने उसे हराकर गद्दी के ऊपर से हटा दिया था। जल्दी से जल्दी ब्लैक विंड डीमन को ढूंढना होगा, और इसी के साथ उसको ढूंढकर मारना होगा, इससे पहले कि वो यहाँ पर तबाही मचा दे। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है एक शॉप का, जहां पर वो शॉप ओनर होता है जिसको लास्ट टाइम हमारे योंगम्योंग ने वूजन और उसके साथियों ने बचाया था। ये वही बिजनेसमैन होता है जिसको रास्ते में आनहुई के रास्ते में ब्लड वाइल्ड ट्रूप के लोग ढूंढ रहे थे। तो हमारा वूजन उसकी शॉप में आता है तो वो बहुत सा खुश हो जाता है और कहता है कि शुक्र है कि यहाँ पर कोई कस्टमर तो आया। तो हमारा वूजन जैसे वहां पर अंदर आता है उसे देखकर झटका लगता है। वो कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि काफी दिन हो गए हैं, लास्ट टाइम तुम्हें देखा था आनहुई में, और आज यहाँ पर फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ ही पाया हूँ। तुमने अपनी शॉप यहाँ पर इतनी दूर करके बनाई हुई है, इतनी अलग करके बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पर पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा था लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, लास्ट टाइम इन लोगों ने मुझे काफी बुरी तरह से लूटा था। तो वो उसे कहता है कि सर प्लीज बताएं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हारी ये जगह काफी ज्यादा अजीब लगती है और तुम्हारा ये स्टोर भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, मुझे लगता है कि यहाँ पर गोश्ती खरीदारी करने के लिए आते होंगे। तो वूजन कहता है क्या तुम अपने कस्टमर को इस तरह सिर्फ खड़े रख के उससे सवाल ही पूछते हो। तो वो कहता है सर क्या आप यहाँ पर कस्टमर बनकर आए हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मैं कस्टमर बनकर आया। तो उसे कहता है सर प्लीज अंदर आ जाए, और उसके बाद उसे अंदर लाता है और आकर उसके लिए चाय और बिस्किट लेकर आता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि तुम्हारे स्टोर की हालत देखने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम यहाँ पर ज्यादा कुछ कमाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जब से मैं आया हूँ तब से एक भी कस्टमर नहीं आ पाया। तो वो बिजनेसमैन उसे कहता है कि सर यहाँ पर ज्यादा कमाई कहाँ से होगी, जितनी भी शॉप्स हैं आसपास की सारी शॉप्स गोल्डन मर्चेंट कंपनी की हैं, और सारी की सारी जो शॉप्स हैं वो ज्यादा चलती है क्योंकि उनके पास सबसे बेस्ट मटेरियल्स हैं, और हमारी शॉप के अंदर तो कोई आता भी नहीं है, क्योंकि गोल्डन कंपनी के लोग जो हैं वो हमेशा यहाँ पर शॉपकीपर्स को अच्छे अच्छे डील्स देते हैं, जिसकी वजह से वो सभी वहां पर चले जाते हैं। और ये सारे का सारा एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा है, मैन हुरियोंग इन सबको कंट्रोल करता है, और मैं यहाँ पर उनको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी बड़ी फीस देनी पड़ती है, और साथ में हर महीने उनको प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम उनको ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ है नहीं तो मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तो अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा स्टोर बनाना चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि एक बड़ा स्टोर बनाने के लिए क्या कुछ चाहिए होता है। तो वो कहता है कि सर एक बड़ा स्टोर बनाने के लिए सबसे पहले तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और साथ ही में यहाँ पर एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर बिजनेस अच्छा चले, और साथ ही में ये पता होना चाहिए कि डील किसके साथ करनी है और माल कहाँ से लेना है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोर युइजियांग में बनाना चाहते हो तो फिर मुझे बताओ कि सबसे पहले तुम क्या करोगे। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि युइजियांग में मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस किस्म का बिजनेस बनाना चाहते हैं। मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर कस्टमर बनकर आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एक बड़ा स्टोर कैसे बनाया जाता है। तो वो उसे कहता है कि बस मेरे सवालों के जवाब दो। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पर युइजियांग में एक बड़ी शॉप ओपन करना चाहता हूँ तो मैं वहां पर लिक्वार यानी वाइन की शॉप ओपन करूंगा, क्योंकि वहां पर वाइन की शॉप्स नहीं है, और वैसे भी अगर हम लोग वहां पर वाइन की शॉप बनाना चाहते हैं तो डोंगटिंग लेक के करीब वाइन शॉप बनानी चाहिए। सर मैंने लोगों को वहां पर पिकनिक मनाते हुए देखा है कि डोंगटिंग लेक के किनारे बहुत सारे लोग आते हैं, वहां पर बैठकर वाइन पीते हैं, और उन्हें वो वाइन जो होती है वो दूर से खरीद कर लानी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें महंगी पड़ती है। इसके अलावा
अगर मैं वहां पर वाइन बेचना चाहता हूँ तो मैं वहां पर एक क्लैन है जिसको चू मून क्लैन कहा जाता है, उनके साथ डील कर सकता हूँ कि वो हमारे लिए वाइन बनाए, क्योंकि उनकी वाइन जो थी वो कभी बहुत ज्यादा बेस्ट हुआ करती थी, लेकिन उनके ओनर के मरने के बाद से उन्होंने वाइन बनाना छोड़ दिया। और उन्हीं के मुकाबले में जहाँ पर एक और वाइन ओनर था जिसने वहां पर शॉप ओपन की थी, और उनकी वाइन जो है वो भी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी जहाँ पर चू मून क्लैन की वाइन पीने के लिए मरे जाते हैं। वो उन्हें कहता है कितना भी पैसा ले लो लेकिन हमें अपनी वाइन दे दो, लेकिन वो वाइन बना नहीं रहे। वो जो उनसे कहता है और आगे बताओ आगे तुम और क्या करोगे, तो वो कहता है कि सर अगर आगे मैं जहाँ पर आपको बताऊं तो अपने स्टोर में हम लोग वाइन के अलावा और क्या बेच सकते हैं। हम लोग वहां पर बाकी की सारी चीजें तो नहीं बेच सकते, जैसे कि रेगुलर सामान की चीजें जो कि सारी की सारी गोल्डन मर्चेंट्स बेच रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पर नहीं बेची जा सकती। लेकिन हम लोग वहां पर मसाले बेच सकते हैं, क्योंकि जितने मसाले होते हैं ये सारे के सारे चाइना से आते हैं और यानी कि इंपोर्ट करके यहाँ पर लाए जाते हैं, स्मगल करके लाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई होती हैं। और गोल्डन मर्चेंट जो है इससे काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं और हफ्ते में सिर्फ एक बार उन्हें बेच पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किसी के पास से गोल्डन ये मसाले बनवा लेते हैं और अपनी शॉप्स के ऊपर इन मसालों को बेचते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी कमाई काफी ज्यादा अच्छी खासी हो सकती है। वो जो उसके सामने गोल्ड सिक्के रखता है और उसे कहता है कि ये लो, ये सारे के सारे गोल्ड के सिक्के तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहता है सर ये क्या है तुम्हारा? वोजन उसे कहता है कि ये एडवांस मनी है, अपनी शॉप को यहाँ पर क्लोज करो, इसको ताला लगाओ और जल्दी से यूइयांग में आ जाओ। यूइयांग में तुम्हें एक अच्छी सी प्लेस देखना है, उस प्लेस को मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा और उसके ऊपर तुम एक शॉप ओपन करना। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर जाकर एक बड़ा सा स्टोर बनाओ। ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर गोल्डन मर्चेंट से आगे निकल जाओ, गोल्डन कंपनी को सरपास करना है। तो वो कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गोल्डन कंपनी इस वक्त पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, उनकी बहुत सारी शॉप्स है, इतनी शॉप्स है कि हम लोग एक शॉप के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पैसा छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हुए तो 10 दिन के बाद यूइयांग में जाकर मिलना, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हुए तो ये पैसा वहां के गवर्नर को भिजवा देना, होंग वोंगचैंग के पास भिजवा देना। तो वो उसे कहता है लेकिन सर मुझे यहाँ पर सोचने का टाइम तो दो, मैं यहाँ पर इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगा? मैं तो सिर्फ एक नोबडी हूँ, एक छोटा सा स्टोर का ओनर हूँ, मैं इतना बड़ा स्टोर मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और अब वोजन उसे कहता है कि वो लोग जो यहाँ पर ये सोचते हैं कि वो एक छोटा स्टोर चला रहे हैं, वो एक बड़ी कंपनी को नहीं चला सकते, तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, इसलिए बड़ा सोचो तभी बड़ा कर पाओगे। तुम बाकी की सारी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्टोर के ओनर ही रहना चाहते हो, या फिर तुम एक बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते हो? तो वो कहता है सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझे सोचने का टाइम तो दे। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सोचने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जितना ज्यादा तुम इसके बारे में सोचोगे तुम इतना ज्यादा इसके नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, और जब इंसान ज्यादा सोचता है तो फिर वो आगे बढ़ने की हिम्मत को खो देता है। अगर तुम यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर उसको स्टार्ट कर दो, बहुत ही कम सोचो और जल्दी से बिजनेस को स्टार्ट कर दो। अगर उसमें कामयाबी तभी मिलती है जब हम लोग यहाँ पर हिम्मत और हौसले के साथ काम लेते हैं। जब तुम सोचते रहे तो फिर सारी जिंदगी सोचते ही रह जाओगे। इसलिए मेरी ऑफर अभी भी है, 10 दिन के बाद यूइयांग में आकर मिलना, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आते तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें यहाँ पर एक बड़ा आदमी नहीं बनना। और इसी के साथ ही वोजन वहां पर से चला जाता है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 71 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये बंदा क्या करेगा, क्या ये स्टोर बनाने के लिए वहां पर जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वोजन जो होता है शॉप ओनर के साथ डील करके वहां पर चला जाता है, जबकि शॉप ओनर उसके जाने के बाद सोच रहा था मैं यहाँ पर क्या करूंगा। सर ने तो मुझे यहाँ पर सोचने के लिए टाइम भी नहीं दिया। फिर साथ ही वो पैसों की तरफ देखता और कहता है अगर उसने इतना सारा पैसा मुझे एडवांस में दे दिया तो इसका मतलब यह है कि वो मजाक नहीं कर रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर अगर आगे बढ़ना चाहता हूँ तो उसकी बातों के ऊपर मुझे अमल करना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर शुई जो होती है उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन वो सारा जल रहा था और बाकी के सभी ये देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो वहां पर हमारे वोजन के सामने वो सब्जियां रख दिया। तो वोजन उसे उठाता और कहता है कि वैसे ये है क्या? तो वो कहता है कि मैंने सब्जियां उबालकर तुम्हारे लिए स्पेशली फ्राई की हैं। तुम्हारा वोजन कहता है क्या तो वाकई में तुमने इसे फ्राई किया है? तो वो सभी लोग उसे कहते हैं इसे प्लीज मत खाना। तुम्हारा वोजन उसे खाता है, तो उसे खाने के बाद सभी लोग अपना मुंह लटकाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। शुई उनसे कहती है कि अब जबकि समाते यहाँ पर नहीं है, उसे अचानक कहीं पर जाना पड़ गया है, तो तुम सभी लोगों के लिए आज के बाद खाना मैं ही बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उस एरिया का दिखाया जाता है जो कि डीमन कल्ट की तरफ जाता है। तो रास्ते में दिखाते हैं कि कार जो होती है उलट चुकी होती है और नैंग वैंग किंग और समाते दोनों वहां पर खड़े होते हैं। तो समाते चलाकर कहता है कि उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई, उसने हमें धोखा दिया। तो इनकी जो गाड़ी वाला होता है वो भाग गया होता है और साथ ही वो गाड़ी को तोड़कर भागा होता है। नैंग वैंग किंग उसे कहता है कमीने कहेंगे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम गाड़ी के ऊपर इस तरह लेटे हुए थे जैसे कि तुम उसके मालिक हो और तुम उसके पास से सारे काम करवा रहे थे। तुम सारा दिन उसे यहाँ पर कह रहे थे कि चलते रहो रुकना मत। तो उस बेचारे को सोने भी नहीं दिया, यहाँ तक कि उससे कहा कि जाओ उसके तुम्हारे लिए खाना भी पकड़ कर लाए, यानी शिकार पकड़
पकड़ कर लाए। मुझे बताओ कि कौन ऐसा करवाता है। तुम्हारा माते उसे कहता है कि मास्टर तो मुझसे सारा दिन यही काम करवाते हैं। नैंग वैंग किंग उसे कहता है लेकिन तुम उसके मास्टर नहीं थे, वो हमारे लिए यहाँ पर काम कर रहा था। देखो उसने तुम्हारे पर गुस्सा निकाला है, इसी वजह से वो गाड़ी भी तोड़कर चला गया। मुझे बताओ कि यहाँ पर से हम अपनी गाड़ी को कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे यहाँ पर डीमन कार्ड में पहुंच पाएंगे। माते उसे कहता है अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम्हें मेरे साथ आने नहीं चाहिए था। मेरी फुल स्टेप टेक्निक बहुत ज्यादा तेज है, मैं अकेले वहां पर तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। तो नैंग वैंग किंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कमीने कहीं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो स्मार्टी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे जल रहे हो, इसी वजह से तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो दोनों वहां पर आपस में गुस्सा हो रहे हैं और दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है घर का दिखाया जाता है, जहां पर कट लीडर कहते हैं मुझे बताओ कि तुमने स्मार्टी को कहां पर भेजा है। तो वो कहता है कि मैंने उन्हें किसी स्पेशल जगह के पर भेजा है जहां पर उनसे काम करवाया जा सके। तो कट लीडर कहता है क्या तुम बताओ कि नहीं वो कहां पर गए हैं, कौन सी स्पेशल जगह पर गए हैं। जबकि ग्रैंडपा भी उसे कहता है कि मुझे भी तो बताओ ना कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या कोई बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि नहीं अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही वो मूजिन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि एक स्टॉर्म कमिंग है, यानी कि वो वहां पर देख रहा होता है। हमारे वूजन को पता नहीं कैसे पहले पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माँ डॉकजिन का दिखाया जाता है कि माँ डॉकजिन लास्ट टाइम जब हमारे मूजिन ने उसकी एक आंख निकाल दी थी तो उसकी आंख को रिकवर होने में पूरा 1 साल लगा रहा। वो यहाँ पर गुस्से में होता है और जुईचैंग में आकर एक होटल में बैठा हुआ होता है और कहता है कि इतनी हिम्मत कैसी हुई, वो कमीना अभी तक जिंदा है, साल गुजर चुका है लेकिन मेरी आंख में अभी मुझे दर्द होता है, उस कमीने मेरी आंख निकाल दी। कभी वो मेरा पालतू कुत्ता हुआ करता था लेकिन अब देखो वो मुझे छोड़कर भाग चुका है, मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे तो लगा कि वो मर चुका है क्योंकि हमने उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक किया था, लेकिन वो कमीना अभी तक जिंदा है। तो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाओ, मुझे बताओ कि वो कहां पर है, मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बताओ, उसके बारे में हर एक सिंगल डिटेल चाहिए। जो भी उसका हेड मेरे पास लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा और जो मुझे ये बताएगा कि वो कहां पर है उसे भी इनाम मिलेगा। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि इस बार तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस कमीने कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक को काटने की। जब एक कुत्ता अपने मालिक को काट लेता है तो उसका गला काटना ही सबसे बेहतर रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा और इस बार मैं उसे दिखाऊंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी जगह हमेशा मेरे पाँव में ही रहेगी, वो अपने मास्टर से आगे नहीं निकल सकता। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस बिजनेसमैन का दिखाया जाता है जो कि वूजन के घर पहुंच जाता है। तो हमारा वूजन उसे कहता है लगता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया और तुम यहाँ पर मेरा साथ देने को तैयार हो। तो वो कहता है जी सर मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे एक स्टोर को चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दूंगा। मैंने यहाँ पर इस जो सिटी का गवर्नर है उसके साथ डील किया और उसके साथ तुम्हारे लिए यहाँ पर बेस्ट जगह के ऊपर जगह बुक कर लिया जहाँ पर तुम अपना स्टोर बना सकते हो। तुम्हें खुद ही सब कुछ मैनेज करना होगा, स्टोर भी और साथ ही वहां पर क्या क्या चीजें लेकर आनी है, कौन सा माल डालना वो सब कुछ तुम खुद ही लेकर आओगे। तो वो कहता है सर क्या वाकई में यहाँ पर सारे फैसले ले सकता हूँ। वूजन कहता है कि हाँ क्या तुम्हें मेरे अल्फाज के ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में ये मेरे लिए एक सपने की तरह है, एक बड़े स्टोर का मालिक बनना और बड़े स्टोर को खुद से मैनेज करना। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे पास एक बड़ा सा स्टोर हो। अब जबकि यहाँ पर मालिक बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा तो मैं खुद यहाँ पर सारे फैसले कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अकेले ये कर सकता हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि सपने सिर्फ रात के वक्त देखा करो, दिन के वक्त सपने मत देखो, दिन के वक्त सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। तो वो उसे कहता है ठीक है सर मैं मेहनत करूंगा फिर, लेकिन साथ ही मेरा एक सवाल है। तुम्हारा वूजन कहता है पूछो। तो वो कहता है क्या वाकई में यहाँ पर गोल्डन कंपनी से आगे निकलने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है गोल्डन कंपनी से आगे निकला जा सकता है। तो वूजन उसे कहता है हाँ निकला जा सकता है। तो वो सब शॉपकीपर उसे कहता है लेकिन सर यहाँ पर इस वक्त जुईचैंग में भी 70% शॉप्स ऐसी है जो कि गोल्डन कंपनी के हत्थे हैं, यानी कि वो सभी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर हम उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। वूजन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन होने का मतलब यही होता है कि दूसरे के पास जो है उससे बेहतर देकर दूसरे के बिजनेस को ठप किया जा सके। हमें यहाँ पर ओवरलैप करना है, हमें यहाँ पर दूसरों का बाल नहीं छीनना बल्कि दूसरों से आगे निकलना और बेहतर क्वालिटी देकर लोगों को अपनी तरफ खींचना है। तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि बिजनेस कम्युनिटी इसी तरह काम करती है जिस तरह एक भेड़िया जो होता है अपने माल के ऊपर झपट लेता है, बिल्कुल वैसे हमें शिकार के ऊपर यानी क्लाइंट के ऊपर झपटना होगा, कस्टमर को खींचना होगा। बिजनेसमैन यहाँ पर हमारे वूजन की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये बंदा इसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं। मुझे लगता है कि अगर ये बंदा मुझे बैकग्राउंड सपोर्ट देता है तो मैं इसके स्टोर को गोल्डन कंपनी से भी आगे लेकर जा सकता हूँ और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है सर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा आपके साथ काम करके। तुम्हारा वूजन से कहता है कि यहाँ से सीधा गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, वहां पर जाकर वहां के गवर्नर होंग वोंगचैंग से जाकर मिलना, उसे मेरा बताना। मैंने यहाँ पर प्लेस का बंदोबस्त पहले से कर दिया है, जाकर स्टोर बना लो और साथ ही स्टोर की बिल्डिंग बनाने के बाद वहां पर खुद ही उसका नाम भी डिसाइड कर लेना, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करना। तो वो कहता है कि वाकई में सर मैं नाम भी खुद रख सकता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वूजन का ही दिखाया जाता है कि वूजन जो होता है गली में चलता हुआ जा रहा था और कहता है कि काफी अरसा हो गया मैं इस तरह बाजार में नहीं चला और ना ही होंग वोंगचैंग से मिला हूँ, क्यों ना उसे जाकर मिलकर आया जाए। तो कुछ होता नहीं है, वो भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आता। तो जैसे ही वूजन वहां पर गली में चल रहा होता है तो सामने माँ डॉकजिन दिखाई देता है। माँ डॉकजिन को वो देखने के बाद कहता है कि ये बंदा कुछ जाना पहचाना लगता है, ऐसा लगता है जैसे
मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। तो माँ डॉगजिन जैसे उसकी तरफ देखने लगता है, वूजन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि अब जबकि मुझे याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि ये कोई खास नहीं होगा। तो हमारा वूजन वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो इसी के साथ ही माँ डॉगजिन चलाकर उसे गाली देता है और कहता है कमीने कहीं के तुम कहां पर दे जा रहे हो, और वो बड़ी तेजी के साथ वूजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो उसकी स्पीड काफी होती है और वूजन के करीब पहुंचने के बाद अपनी बड़ी सी तलवार को घुमाकर वहां पर अटैक कर देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही वूजन उसकी तलवार को एक हाथ से पकड़कर खड़ा होता है। तो मानो वूजन उसकी तलवार को ब्लॉक करने के बाद से कहता है कि ये क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दिन दिहाड़े किसी के ऊपर अटैक करने की, क्या तुम यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हो। तो माँ डॉगजिन चलाकर उसे कहता है तो मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर मुझे भूल चुके होगे, 1 साल हुआ है लेकिन तुम मुझे भूल कैसे सकते हो, तुम मुझे इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो। तुम्हारा वूजन उसकी तरफ थोड़ी देर घूर कर देखता, फिर साथ ही कहता हाँ मुझे याद आया, तुम तो वही बेवकूफ हो जिसे लगता है कि बड़ी तलवार जो होती है वो छोटी तलवार को बड़ी आसानी से क्रश कर सकती है। और साथ ही हमारा वूजन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, उसे गले से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर उठाकर पटक देता है। तो जब वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटकता है तो वहीं पर बेहोश हो रहा होता है क्योंकि वो काफी बुरी तरह से पटकता है। तुम्हारा वूजन उसके ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारा लेवल इतना ज्यादा लो है और उसके बावजूद तुम यहाँ पर किसी से बदला लेने के लिए चले आए, लेकिन तुम्हारी आंखों के अंदर यह लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। कल्टीवेशन लेवल लो होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर बदला लेना चाहते हो, मुझे ये भावना काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक मशवरा देना चाहूंगा, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो बदला लेने के बारे में भूल जाओ जब तक तुम सेम लेवल पर नहीं आ जाते। अगर तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन के लेवल के बारे में नहीं पता तो फिर तुम उससे क्या हक बदला लोगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 72 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे माँ डॉगजिन के साथ क्या होने वाला है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन जो होता है वो मार्क डॉगजिन को वहां पर नीचे गिरा देता है, उसके गिरने के बाद उसके ऊपर पाँव रख के खड़ा होता है। तो उसी के साथ मार्क डॉगजिन उसे गाली देता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जबकि हमारा वूजन अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसके प्रेशर की वजह से मार्क डॉगजिन को काफी हैरानी होती है और वो सोच रहा होता है कि लगता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो हमारा वूजन अपने पाँव को ऊपर उठाता है और फिर साथ ही पीछे हट जाता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान को मारकर अपने पाँव गंदे नहीं करना चाहता। इसी वजह से अगर दोबारा कोई बदला लेने के बारे में सोचो तो पहले स्ट्रांग होकर आना, अगर तुम जहां पर मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो तो फिर मुझसे बदला क्या ले पाओगे। इसी के साथ हमारा वूजन उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है और माँ डॉगजिन की वहां पर फिर से इंसल्ट हो जाती है। सभी लोगों के सामने वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। यहाँ पर वो हार तो मान लेता है लेकिन साथ ही बदला लेने की उसकी भावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारा वूजन वापस आने के बाद मूजिन को सारी बात बताता है। तो मूजिन उसे कहता है क्या वाकई में माँ डॉगजिन यहाँ पर वापिस आया है, लगता है कि वो मेरे पीछे है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो मुझसे बदला लिए बिना यहाँ पर चैन से नहीं बैठेगा। साथ ही मूजिन वहां पर सोच रहा था लेकिन देखो तो उसकी बुरी किस्मत, उसका सामने जहां पर मैनर मास्टर के साथ हो गया। मैनर मास्टर के सामने तो उसकी औकात चींटी से भी कम है। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि माँ डॉगजिन जो होता है वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। यूजियांग में वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वहां पर जाकर वो काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर मुझे हरा सके। तो वो कहता है अगर वो यहाँ पर इतना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है तो उसके बारे में यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए। तो इसी के साथ उसके साथ एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस से आया होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहीं पर डोंगटिंग लेक के करीब ही रहता है। डोंगटिंग लेक के करीब यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे का फासला है यूजियांग से। वहां पर एक मैनर है और किसी को यह भी नहीं पता कि वो मैनर वहां पर कहां से आया है। हमारे रिसोर्सेज से पता चला है कि वो अकेला वहां पर नहीं रहता बल्कि उसके साथ उसकी बेटी रहती है और साथ कुछ बुढ़े आदमी हैं। देखा गया है कि कितनी बार वो अपनी बेटी को यहाँ पर स्कूल छोड़ने के लिए आता है और फिर उसके ग्रैंडपास उसके साथ आते हैं। तो साथ ही में ये भी पता चला है कि वून मूजिन भी उसके साथ है। जितनी इन्फॉर्मेशन तुमने हमें बताई थी मूजिन के बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंफर्म हुई है। मूजिन वहां पर उसी मैनर के अंदर ही रह रहा है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है हाँ मुझे तो पता ही है कि वो उसके साथ ही रह रहा होगा क्योंकि उस कमीने ने उसी वक्त मेरे सामने ही अपने मास्टर को चेंज करने की कोशिश की थी। एम्परर फॉरेस्ट का मास्टर से कहता है तुम अब यहाँ पर आके और क्या करना चाहते हो। तो माँ डॉगजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उन सभी कमीनों को मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ, उनके मैनर को बर्बाद करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर मुझे उसकी बेटी को क्यों ना मारना पड़े मैं चेक करूंगा। तुम अपने बंधु को यहाँ पर बुला लो। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मूजिन का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा वूजन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर माँ डॉगजिन को मार पाओगे। तो मूजिन वहां पर सोच रहा था कि 1 साल पहले तक तो मैं उसे नहीं मार सकता था क्योंकि मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब जबकि मैनर मास्टर के साथ पूरा 1 साल गुजारा और साथ ही यहाँ पर कल्टीवेट किया है तो मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर माँ डॉगजिन को मार सकता हूँ। तुम्हारा वूजन उसे कहता है मैं यहाँ पर फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ माँ डॉगजिन को मार सकते हो। तो वो कहता है कि सर मैं उसे मार सकता हूँ, ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसमें वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था इसी वजह से वो मेरा मास्टर था, लेकिन अब जबकि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ तो फिर मैं उसे बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ। वूजन जो होता है उसे वादा करता है और कहता है
कि आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार दूंगा। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। साथ ही हमारा वूजन वहां पर से चला जाता है, जबकि मूचिन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। उसे पता होता है कि आज या कल उसे यहाँ पर मार डॉकजिन का सामना करना पड़ेगा और वो अपने मैनर मास्टर को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैनर मास्टर से उसने वादा किया कि वो अकेले मार डॉकजिन को हरा सकता है। वूजन जैसे वहां पर से साइड के ऊपर आता है तो वहां पर दोनों बुड्ढे उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम वाकई में यहाँ मूजिन बेचारे को मार डॉकजिन से फाइट करवाना चाहते हो? तुम्हारा वूजन उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे, ये बहुत ही बुरी बात है। तो वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मूजिन जो है वो अकेला मार डॉकजिन को नहीं हरा सकता? क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ डॉकजिन के पास है, मुझे लगता है कि मूजिन उसे हरा देगा। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो वो उसे कहता है एक प्रॉब्लम ये है कि मार डॉकजिन के पीछे इस वक्त एम्परर फोर्ट्रेस के लोग हैं। एम्परर फोर्ट्रेस कोई छोटी संस्था नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हम लोग अकेले डॉकजिन को यहाँ पर मार सकते हैं, लेकिन डॉकजिन के मरने के बाद जो आफ्टरमैथ क्रिएट होगी उसको कौन संभालेगा? यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस के जो लोग आएंगे उन सभी को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फादर भी उसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। अगर डॉकजिन यहाँ पर मरता है, डॉकजिन का बदला लेने के लिए एम्परर फोर्ट्रेस से कोई यहाँ पर आ जाता है, वो अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ पर आते हैं, तो फिर तो यहाँ पर म्यूरियम अलायंस भी कम पड़ेगी एम्परर फोर्ट्रेस को हराने के लिए। चलो ये बात तो ठीक है कि हम तीनों मिलकर यहाँ पर सभी को हरा सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग एलीट मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर भेजते हैं तो फिर यूई जंग में कत्लेआम होगा, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे, हम सभी को नहीं बचा पाएंगे। तो क्या तुम यहाँ पर सबके लिए तैयार हो? तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम लोग भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है और अपना नाम बताने के लिए ये काफी रहेगा, इतना बड़ा धमाका तो होना ही चाहिए। तो ग्रैंड बॉस की बात सुनने के बाद कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम फाइनली यहाँ पर दुनिया के सामने अपीयर होने को तैयार हो कि यहाँ पर यूई जैंग में कोई बहुत ही पावरफुल रहता है? तुम्हारा वूजन से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि दुनिया में फाइनली दोबारा अपना नाम करने के लिए तैयार हूँ। तो वूजन सोच रहा होता है कि एक वक्त था जब यहाँ पर सभी लोग मुझे रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के नाम से जानते थे, और मुझे लगता है कि अब दोबारा से वक्त आ चुका है जहाँ पर सभी को इस नाम के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मार डॉकजिन का दिखाया जाता है। मार डॉकजिन जिस होटल में बैठा होता है उसने होटल के दरवाजे बंद किए होते हैं और वहां पर किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा होता। जो भी कस्टमर वहां पर आता है वो कस्टमर को मार डालता है। तो उस होटल का ओनर उसके साथ जो वेटर होती है वो दोनों छत के ऊपर खड़े होते हैं। तो होटल ओनर कहता है कि ये कमीना कब से यहाँ पर बैठा हुआ है? ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग जो हैं ये बहुत ही बड़े कमीने होते हैं, जब से ये यहाँ पर बैठा है इसने होटल को बंद कर दिया, किसी कस्टमर को अंदर नहीं आने दे रहा। तो वो लड़की कहती है हाँ सर, मुझे इसे देखकर ही बहुत ही बुरी सी वाइब आती है, ये किसी भी कस्टमर को आने नहीं दे रहा और ऊपर से ना ही उठकर जा रहा है, कितने दिन हो गए यहीं पर बैठा हुआ है और जाने का नाम नहीं ले रहा। मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं, इसने अपने साथियों को पूरे यूई जंग में फैलाया हुआ है ताकि जाकर किसी को ढूंढ सके। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से वो मिल जाए, अपना काम खत्म करके यहाँ से चले जाएं। तो वो लड़की से कहता है क्यों ना सर आप जाकर गवर्नर को इस बारे में बताएं। तो वो कहता है गवर्नर बेचारा क्या ही कर लेगा, ये अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस है जिसके पीछे एम्परर फोर्ट्रेस के लोग हैं। गवर्नर बेचारा अकेला यहाँ पर सभी को नहीं संभाल पाएगा, वो इतने हाई लेवल के कैलिब्रेशन के मार्शल आर्टिस्ट को भी नहीं संभाल सकता। के साथ उन्हें वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है, कस्टमर बेचारा अंदर आ जाता है, वो गलती से अंदर आ जाता है। तो उसी के साथ ही मार डॉकजिन उसे पकड़ता है, गले से पकड़ता है और कहता है क्या तुमने मेरी वार्निंग नहीं सुनी थी? मैंने कहा था कोई भी यहाँ पर अंदर ना आए। तो वो कहता है सर मैं तो यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, मैंने अपनी वार्निंग के बारे में सुना भी नहीं, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। तो वो कहता है लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, और इसी के साथ ही वो उसको वहां पर मार डालता है। जब वहां पर ये वाली घटनाएं हो रही होती हैं, यानी कि वहां पर काफी सारे कस्टमर्स अंदर जाने के बाद जब मर जाते हैं तो दरवाजे के बाहर ही वो लाशों का ढेर लगा रहे होते हैं और मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पर रिपोर्ट आती है और उसे कहा जाता है कि सर एक बहुत ही बुरी खबर है, यूई जैंग के एक रेस्टोरेंट में एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर का एक कमीना बैठा हुआ है और उसने वहां पर जितने कस्टमर आ रहे हैं सभी को मार डाला है, वहां पर काफी सारे लाशें पड़ी हुई हैं। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि अब फिर से ये कमीने अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोग आ गए हैं, मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर इनके साथ कैसे डील करूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले जाकर उस होटल को खाली करवा सकता हूँ? उस अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर का जो भी बंदा वहां पर होगा वो काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है, ये लोग जो अपने साथ तलवार रखते हैं मुझे इनसे काफी डर लगता है। तो उसका सोल्जर उसे कहता है लेकिन सर यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमें वहां पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा वोंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पर जाकर इस बिजनेस में टांग अड़ानी चाहिए। साथ ही वो सोच रहा था काश यहाँ पर वूजन होता यानी कि मास्टर डैन होते तो वो हमारा साथ देते और उसके साथ मिलकर मैं अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के उन कमीनों को वहां पर से हटा सकता था। जब वो वहां पर ये बातें सोच रहा था इसी के साथ एक सोल्जर उसे कहता है सर आपसे कोई मिलने के लिए आया। तो वो कहता है क्या मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, कौन है? तो उसी के साथ सोमी अंदर आ जाती है। तो उसे कहती है अंकल होंग मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है हाँ क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्या तुम अकेली आई हो? तो वो कहती है हाँ मैं अकेली आई हूँ। तो वो कहता है लेकिन तुम यहाँ पर आए क्यों हो? सोमी उसे कहती है कि मेरे डैड ने मुझे यहाँ पर भेजा है, डैड ने कहा है कि आज रात मैं यहाँ पर आपके घर में रुकूंगी और डैड ने कहा है कि यहाँ की सिक्योरिटी को टाइट कर लें। इस बात से होंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि लगता है कि रात को कुछ होने वाला है जिसकी
वजह से उसने सोमी को यहाँ पर भेज दिया और सिक्योरिटी टाइट करने का भी बोला है। तो यहाँ पर एपिसोड 73 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रात को यहाँ पर क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रात के वक्त का सीन होता है। रात के वक्त हमारा वूजन आगे आगे चल रहा होता है, दोनों ग्रैंडपा उसके साथ होते हैं, साथ ही मूजिन होता है और इसी के साथ शुई भी उनके साथ होती है। शुई कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है जैसे आधी रात के वक्त हम लोग यहाँ पर अपनी गैंग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग कोई गैंगस्टर हूँ। वह वूजन उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सी ग्रीटिंग होने वाली है, हम लोग किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। शुई उसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल गुंडों की तरह आगे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे साथ यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और साथ ही मूजिन जो पहले से अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का एक मेंबर रह चुका है। तो ये लोग फाइनली उस होटल के सामने पहुंच जाते हैं। ये वही होटल होता है जिसके अंदर माँ डॉकजिन बैठा होता है। तो उस होटल के बाहर पहुंचने के बाद मूजिन कहता है कि मुझे उसकी प्रेजेंस यहाँ पर महसूस हो रही है, वो यहीं पर है, इसके अंदर ही है। तुम्हारा वूजन कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहा होगा और वो अपने साथियों को अपने साथ लेकर आया होगा। तो मूजिन कहता है कि जब से हम लोगों ने यहाँ पर पैलेस को छोड़ा इस तरफ की तरफ निकले हैं तो उस वक्त से मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा था, जैसे हमारे पर कोई नजर रख रहा था। तो मुझे लगता है कि अंदर जोक भी है, यानी माँ डॉकजिन और उसके साथ जो लोग भी हैं उन्हें यहाँ पर मैसेज मिल चुका है कि हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही ऊपर से गाली की आवाज आती है। माँ डॉकजिन ऊपर खड़ा होता है, वो चिल्लाकर कहता है कि कमीने कहीं कि तुम लोग इतने लेट क्यों आए हो, मैं तो यहाँ पर थक गया था और थकान की वजह से सोने वाला था। तुम्हारा वूजन जो था उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर फाइटिंग के मूड में हो। तो वो कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर फाइटिंग के मूड में दिखाई देता हूँ? तुम्हें ये लगता है कि इस वक्त मेरी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी दिन के वक्त थी जब तुमने मुझे गली में सभी के सामने पटक दिया था। इस वक्त तुम्हारी हालत बिल्कुल वैसी होने वाली है कि मैं जहां पर तुम्हें गली में पटकने वाला हूं। हम लोग जहां पर आपस में एक बैट लगा ले। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या बैट लगाना चाहते हो? तो वो कहता है कि बैट इसलिए लगाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर इस गेम में काफी ज्यादा मजा आएगा, बिना मजे के तो यहाँ पर ये गेम पूरी नहीं होगी ना। तो मूजन उसे कहता है क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है कि तुम कमीने कहीं कि तुम तो अपना मुंह बांध ही रखो, मैंने यहाँ पर अपने साथियों को बुलाया जो कि यहाँ पर एम्परर फॉरेस्ट से आए हैं, एम्परर फोर्ट्रेस से आए हैं। एम्परर फोर्ट्रेस के मेरे साथियों ने इस वक्त पूरे के पूरे युईजैंग को चारों तरफ से घेर रखा है और तुम्हें नहीं पता कि वो लोग कौन है। और इसी के साथ ही इस होटल के अंदर भी काफी सारे निर्दोष लोग हैं जिनको बंदी बनाकर रखा गया है। तो गेम बहुत सा सिंपल होने वाली है, तुम्हें यहाँ पर या तो मुझे मारना होगा या फिर उन सभी को बचाना होगा। तो ग्रैंडपा से कहते हैं बेवकूफ कहीं के, लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरना चाहते हो। जबकि माँ डॉकजिन आगे हंसना शुरू कर देता और कहता है मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को मार डालूंगा, इस तरह मारूंगा कि उन सभी लोगों की बॉडी भी नहीं बचेगी और वो लोग बहुत ही बुरी तरह से अपने प्यारों को ढूंढते रहेंगे जिनके लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो क्या तुम लोग यहाँ पर उन सभी को बचा पाओगे? सिर्फ और सिर्फ आम निर्दोष लोगों को नहीं बल्कि मैं एक बच्ची को भी मारने वाला हूँ, एक छोटी बच्ची जिसका नाम सोमी है और वो इस वक्त गवर्नर ऑफिस में छुपी हुई है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी बेटी को गवर्नर ऑफिस में भेज दोगे तो वहां पर सेफ रहेगी? मैंने अपने कुछ लोगों को गवर्नर ऑफिस के बाहर भी भेज दिया हुआ है, बस एक इशारा करने की जरूरत है और उसके बाद देखना पूरे युईजैंग में हर तरफ से तुम्हें चीखने की आवाज आएगी, हर तरफ से लोगों के मरने की आवाज आएगी और लोग मर रहे होंगे और तुम उनमें से किसी को बचा नहीं पाओगे। वूजन से कहता है कि तुम यहाँ पर खामोश क्यों हो, तुम यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब भी तो यहाँ पर बोलो ना, लास्ट टाइम तुमने जब मुझसे मिले थे तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तुम्हारा वूजन वहां पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि वहां पर ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जितने लोग हैं वो उसके साथ हैं जबकि नीचे वाले फ्लोर के ऊपर सारे बंदी बैठे हुए हैं। तुम्हारा वूजन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है और इसी के साथ वो अपनी तलवार को निकालता है, बड़ी तेजी के साथ घुमाता है। जब वो तलवार को घुमाता है तो ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर एक कट लगता है, एक ही स्लैश के साथ ऊपर वाली पूरी की पूरी बिल्डिंग जो होती है वो कट जाती है और माँ डॉकजिन के साथ उसके जितने साथी होते हैं वो सारे के सारे कट जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। तो ये देखकर माँ डॉकजिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या। माँ डॉकजिन कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, क्या ये कोई किसी किस्म का एक्सप्लोजिव था? लगता है कि इन लोगों को पहले से पता था कि मैं यहीं पर इसी होटल में आने वाला हूँ और इन लोगों ने यहाँ पर पहले से इस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से को कट ऑफ करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम लगाया था। दोनों बुढ़े मास्टर आपस में बहस कर रहे होते हैं, एक कहता है कि मुझे ऊपर जाना चाहिए जबकि दूसरा कहता है कि नहीं मैं वहां पर जाता और जाकर उन सभी को बुरी तरह से पीटता हूँ। माँ डॉकजिन वहां पर सोच रहा होता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, लगता है इन लोगों की फिक्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के बारे में सोच रहे हैं। और ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ, अगर इनमें से कोई एक भी ऊपर आ गया तो फिर मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन इन्हें यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए जाना चाहिए था। तो इसी के साथ ही फोर्ट्रेस से जो बंदा उसके साथ होता है वो वहां पर आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बात कर दी, मुझे लगता है कि अब बस बहुत हुआ, हम यहाँ पर अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वो उनके सामने खड़ा हो जाता है जबकि माँ डॉकजिन सोच रहा होता है अगर इस तरह का इस कैलिबर का बंदा मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने की क्या जरूरत है। कहा जाता है कि एम्परर फोर्ट्रेस में ये एक जीनियस है, जीनियस में से भी जीनियस है क्योंकि इस तरह के जीनियस हिस्ट्री में कभी कभार ही पैदा होते हैं। तो मेरे सामने वाला बंदा जिसने मुझे
मुझे 2 बार हराया, वो कितना ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस के इस मास्टर का मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मास्टर यू मा डॉकजिन से कहता है क्या ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, तो डॉकजिन उसे कहता है कि इस बंदे ने मुझे गली में सभी के सामने उठाकर पटक दिया था, तुम्हें क्या लगता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो मास्टर यू से कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है काफी अर्से के बाद मुझे यहाँ पर काफी अच्छी एक्सरसाइज मिलने वाली है, तो मैं यहाँ पर इससे फाइट करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। जबकि वहां पर ग्रैंड पाव से पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो यू जोमसा है, यू जोमसा, इसे लास्ट टाइम मैंने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो वूशन कहता है क्या तुम इसे जानते हो, तो वो कहता है हाँ मैं इसे जानता हूँ, जब ये छोटा था उस वक्त इसे मैंने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। जबकि कल्ट लीडर से कहते क्या तुमने भी इसे पीटा था, शुक्र करो जब मेरे हाथों से बच गया, जब ये छोटा था मैंने भी इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, ये मरते मरते बचा था। जबकि मास्टर यू के ऊपर खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बुड्ढे खुसर यहाँ पर क्या ब्लैबरिंग कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे ये लोग मुझे जानते हैं लेकिन मैं इनको जानता क्यों नहीं हूँ। हाँ ऐसा है कि मैं दोनों के पोस्टर को थोड़ा बहुत पहचान सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने चेहरे के ऊपर मास्क क्यों लगाए हुए हैं। वूशन जो होता है वो माँ डॉकजिन से कहता है क्या तुम अभी यहाँ पर से भागने नहीं वाले, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि बाद में देर हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर यू हमारे वूशन की तरफ देखकर सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा यंग लगता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मार्शल प्रोग्रेस को मैं देख नहीं पा रहा, ऐसे लगता है जैसे इसके पास मार्शल आर्ट्स है ही नहीं। जबकि इसके पीछे वाले दोनों मास्टर्स वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मास्टर यू उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर एक शर्त रखी गई थी तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस शर्त को एग्जीक्यूट करते हैं। शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ पर इस गाँव में युई जैंग के गाँव में लोगों को मरने से बचाना है या फिर यहाँ पर माँ डॉकजिन को पहले मारना। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है और इसी के साथ ही वहाँ पर एक सिग्नल छोड़ता है। वो सिग्नल उन सभी लोगों के लिए होता है जो कि युई जैंग में चारों तरफ से फैले हुए हैं और वहाँ पर निर्दोष लोगों को वो मारना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ ही माँ डॉकजिन वहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भाग कर जाना है। तो माँ डॉकजिन सोच रहा था कि अब जबकि मैं यहाँ से भागा हूँ तो उन सभी में से कोई एक ही मेरे पीछे आएगा और बाकी के सभी लोग जो है वो लोगों को बचाने के लिए निकल जाएंगे। तो जब वहाँ पर से भाग कर जा रहा होता है तो हमारा वूशन जो होता है वो उसे कहता है कि समाते मुझे समाते नहीं मुझे अब तुम्हारी बारी है, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो, जाओ जाकर उसको पकड़ लो। और मुजिन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके पीछे चला जाता है। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुजिन ये कर पाएगा क्योंकि तुमने उसे अब उसके पीछे भेज दिया है। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो कर लेगा। कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम पागल हो, तो वो कहता है हाँ मुझे पता है मैं पागल हूँ। और इसी के साथ ही वूशन उन लोगों से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर माँ डॉकजिन का किस्सा तो निमट जाएगा तो बाकी की रही बात अब यहाँ पर उन सभी लोगों को बचाना है जो लोग यहाँ पर मुश्किल में हैं। तो जहाँ पर हम लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं और उसके बाद जाकर उन सभी लोगों को ढूंढते हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं और लोगों को मारने की कोशिश करने वाले हैं और एक एक करके सभी को मारते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर उन सभी लोगों को बचा पाएंगे, सभी को पकड़ पाएंगे जो कि एम्परर फोर्ट्रेस से यहाँ पर हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 75 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर मास्टर युक और उसके साथ साथ माँ डॉकजिन वो दोनों वहां पर से भाग जाते हैं और साथ ही वो सिग्नल छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आसपास की गलियों में उनके जितने साथी है वहां पर लोगों को मारना शुरू कर देंगे। तो हमारा वूशन यहाँ पर अपनी टीम से वहां पर बात करता है और उनसे कहता है तो फिर हम लोगों को भी यहाँ पर अलग अलग होना होगा, तो बताओ कौन किस तरफ जाने वाला है। तो उस वक्त एम्परर से कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस साइड पर जाऊंगा, जबकि कल्ट लीडर से कहता है कि मैं इस तरफ जाने वाला हूँ। तुम्हारा वूशन कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ हम दोनों बचे हैं, तुम कौन सी साइड पर जाना चाहोगी। तो वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर कौन सी साइड के पर जाऊं। जो कल्ट लीडर है वो इस वक्त युई जैंग की गलियों की तरफ गए हैं जहां पर बहुत ज्यादा गुंडे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वो ज्यादा गुंडों की तरफ गए हैं। जबकि स्वर्ड एम्परर जो है वो पब्लिक ऑफिस की तरफ गए हैं जहां पर गवर्नर का घर है ताकि वो जाकर स्वामी को प्रोटेक्ट कर सके। और साथ ही वो सोच रही थी अब जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन बचती है जो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ है, जिस तरफ मास्टर युक और उसके साथ साथ माँ डॉकजिन वो दोनों भाग कर गए हैं। तो क्या मुझे उनके पीछे जाना चाहिए। तुम्हारा वूशन उसे कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम्हारा वूशन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी एक गॉलेबल गर्ल को पहले भी मिल चुका हूँ, यानी तुम्हारे जैसी एक डरपोक लड़की से मिला था। तो वो कहती है ऐसा नहीं है मैं डरपोक नहीं हूँ और तुम्हें यहाँ पर इस वक्त अचानक से दूसरी लड़कियां कहाँ से याद आ रही जिनके साथ तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो। वूशन उसे कहता है कि वो लड़की कभी तुम्हारी तरह हुआ करती थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 साल में उस लड़की ने अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया कि उसने यहाँ पर पूरी की पूरी मीडियम वर्ल्ड में अपना नाम कर लिया था और सभी लोग उसके नाम को जानते थे। तो क्या तुम उसकी तरह बनना चाहती हो या फिर तुम यहाँ पर डरपोक बनकर पीछे खड़ी रहना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी चाहती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरफ निकल पड़ती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं मास्टर युग से जाकर फाइट करूंगी। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गलियों का दिखाया जाता है जहाँ पर कल्ट लीडर जो होते हैं वहां पर पहुंचने के बाद इन लोगों को बड़ी बुरी तरह से पकड़ कर पीट रहे होते हैं, बल्कि सभी को मार ही रहे होते हैं। वो सभी को जान से मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर निर्दोष शहरियों को कैसे पीट सकते हैं। और साथ ही वहां पर अपना नाम भी बता रहे होते हैं कि युई जैंग की डैन फैमिली जहाँ पर
पर तुम सभी निर्दोष लोगों को बचाने के लिए आई है। तो मास्टर डोहा कहता है कि उस बंदे ने कहा था कि जहाँ पर अपना नाम करना है तो फिर यहाँ पर सभी लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर डैन फैमिली के लोग उनको बचा रहे हैं। और फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला, और वाकई में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक दो गुंडा नहीं है बल्कि बहुत सारे गुंडे हैं। तो चलो सभी को एक एक करके मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और वो सभी गुंडे जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, और वो भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गवर्नर ऑफिस के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो खड़े होते हैं, और एक मार्शल आर्टिस्ट अपने सीनियर से कहता है कैप्टन आपको नहीं लगता कि ये मार्शल आर्ट्स के खिलाफ है, यानी कि हम सभी मार्शल आर्टिस्ट हम लोग यहाँ पर गवर्नर के ऑफिस के ऊपर अटैक करने वाले हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये मार्शल आर्टिस्ट के नियमों के खिलाफ है? तो वो उसे कहता है कि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं। तो कैप्टन उसे कहता है कि हमें ऑर्डर्स को फॉलो ही करना होगा, जो ऑर्डर्स मिले हैं उनको फॉलो करो, चुपचाप ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जो भी तुम्हारे सामने है उसे बस मार डालना। तब वो यहाँ पर उसे ये बात कहता है, तो इसी के साथ ही वहाँ पर ग्रैंडपा उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा उनके सामने अपनी तलवार लेकर खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर गवर्नर ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर मेरी लाश के ऊपर से होकर गुजरना पड़ेगा, और तुम सभी लोगों को देखकर लगता नहीं है कि तुम में से किसी की औकात इतनी है कि वो मुझे मार सके। ये बात सुनने के बाद कैप्टन कहता है कि बुड्ढे खूसट गई कि तुम कौन, और साथ ही वो उसकी तलवार के ऊपर लगे हुए खून को भी देखता है। तो फिर साथ ही वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर चाहे हमारे सामने क्यों ना खड़े हो, लेकिन हम लोग तुम्हें यहाँ पर से हटाकर अंदर चले जाएंगे, तुम मरने वाले हो। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि हमें यहाँ पर बताया गया था जिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मूजिन और इनका मैनर मास्टर वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग है और उनसे पंगा नहीं लेना, और वहां पर रहने वाले बाकी के सभी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जैसे कि ये दो बुड्ढे आदमी थे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग होगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जबकि ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगता है कि आज यहाँ पर तलवारबाजी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मूजिन का दिखाया जाता है कि मूजिन जो होता है उन लोगों से मार खा रहा था, मास्टर यूको से पर्सनली पीट रहे होते हैं, और मूजिन अभी भी उसके सामने तलवारें लेकर खड़ा होता है, जबकि माँ डॉगजिन पीछे खड़ा होता है। तो मास्टर यूको से कहता है कि इस कमीने को क्या लगा था कि ये हमारे पीछे आकर हम दोनों को अकेले हरा सकता है, मुझे तो लगा था कि वो डैन वुजुन मेरे पीछे आएगा और यहाँ पर आकर मुझसे फाइट करेगा और मुझे फाइट करने में काफी मजा आएगा, लेकिन ये कमीना हमारे पीछे आ गया। तो हमारा मूजिन उसे कहता है कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे मैनर मास्टर के साथ फाइट कर सको, मैनर मास्टर से फाइट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर दूसरा जन्म लेना होगा और एक स्वर्ड डैम्पर या फिर उससे ज्यादा हायर लेवल का बनकर आना पड़ेगा। तो मास्टर यूको उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं कि ये ना सिर्फ यहाँ पर बहादुर है बल्कि यहाँ पर अपने मैनर मास्टर की तारीफें किए जा रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका मैनर मास्टर कोई बिग शॉट हो सकता है। साथ ही वो पीछे देखता है माँ डॉगजिन की तरह, तो वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा है, ये अपने हाथ बांध कर खड़ा है, जबकि इसे पता है कि अगर ये इसे फाइट करेगा तो ये हार जाएगा। के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करते हुए आगे गुजर जाते हैं और मूजिन के ऊपर एक स्लैश लगाकर उसके दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर उन दोनों ने यहाँ पर मूजिन को दोनों तरफ से घेर लिया है। तो माँ डॉगजिन उसे कहता है कि जरा अपनी आंखों के अंदर इस लुक को देखो, मैं इस लुक को पहले भी जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि फादर और उसके साथ साथ वो बंदा तुम्हें यहाँ पर हमारे पास क्यों ले आए थे, तुम्हें यहाँ पर हमारे पास लेकर आने का कोई फायदा नहीं था, तुम एक बेकार बच्चे थे जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद से मैंने तुम्हें अपने नीचे लिया और उसके बाद तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। मैं आज यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारा सर काटकर फादर के पास लेकर जाऊंगा और उन्हें जाकर एक तोहफा दूंगा। सुनने के बाद मूजिन चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, सारी जिंदगी तुम यहाँ पर मुझे अपने पांव के नीचे दबाते रहे। तो माँ डॉगजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मेरे सामने बकवास किए जा रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मरना चाहते हो। तो ठीक है, तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखों को बाहर निकालूंगा, उंगली डालूंगा और तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा। जबकि मास्टर यूको से कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसकी स्किन को पील करना स्टार्ट करना चाहिए, इसको जिंदा रखते ही इसकी पील को यहाँ पर उतारेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। जब वो यहाँ पर ये वाली बात कर रहा था, इसी के साथ उसके मुंह पे ऊपर एक जबरदस्त पंच पड़ता है। तो मास्टर यूको वहां पर देख भी नहीं पाता, सेंस भी नहीं कर पाता और उसके मुंह के ऊपर एक पंच पड़ जाता है और वो उड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है। ये देखकर मूजिन और उसके साथ साथ माँ डॉगजिन दोनों ही काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ये मास्टर यूको इतनी आसानी से ग्राउंड के ऊपर कैसे पड़ा है। तो मास्टर यूको भी उठता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है, किसने मुझे मारा। तुम्हारा वुजुन उसके सामने आकर खड़ा होता है। वुजुन यहाँ पर एक बैकग्राउंड पिक्चर दिखाता है जिसमें शुई जो होती है वो कुछ बैंडिट्स के साथ फाइट करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लेट हो जाती है और हमारा वुजुन वहां पर से पहले पहुंच जाता है। तुम्हारा वुजुन मास्टर यूको से कहता है कि तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो और मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे सेंस भी नहीं कर पा रहे, मैं तुम्हारे सामने से आ रहा था। जबकि माँ डॉगजिन वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एम्परर कासल से अपने साथ मास्टर यूको को लेकर आया था ताकि ये मेरी मदद कर सके, लेकिन इस बंदे ने तो सिर्फ एक ही पंच में इसको भी हरा दिया, अब मेरा क्या बनेगा। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे सामने दोबारा मत आना, तो तुम फिर से यहाँ पर मेरे सामने आ गए हो। जबकि माँ डॉगजिन चिल्लाकर उसे कहता है क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बेटी की परवाह नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए जबकि तुमने गवर्नर ऑफिस को छोड़ दिया जहाँ पर तुम्हारी बेटी है। बहुत ही जल्दी मेरे सबऑर्डिनेट्स गवर्नर ऑफिस के अंदर घुस जाएंगे, उस गवर्नर होंगचैंग को भी मार डालेंगे और साथ ही तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही साइड के
ऊपर से झाड़ियों के अंदर से कल्ट लीडर और मास्टर दोनों वहां पर से निकल आते हैं। तो ग्रैंडफादर और कल्ट लीडर दोनों वहां पर आते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था कि वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो सभी के सभी कमीने बहुत ज्यादा कमजोर थे और हम लोग जल्दी से अपना काम फिनिश करके यहाँ पर पहुंच आए हैं। मां डॉगजिन उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग यहाँ पर हो। अगर तुम सभी लोग यहाँ पर हो तो फिर यहाँ पर यूईजैंग के अंदर हमारे गुंडों से निर्दोष लोगों को कौन बचा रहा है। तो कल्ट लीडर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वो सबऑर्डिनेट्स निर्दोष लोगों को मार सकते थे? मैंने जाकर उन सभी के सभी लोगों को मार दिया, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। ऊपर से देखो तो जरा, तुम यहाँ पर अपने साथ युग जियोमसा को लेकर आए थे। तुम्हें क्या लगा था कि युग जियोमसा को तुम अपने साथ रखोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमें हराने का मौका मिल जाएगा और तुम हमें आसानी से हरा पाओगे, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब यहाँ पर टूटने वाला है। देखो तो जरा वो यहाँ पर कहाँ पर पड़ा है। तुम्हारा वुजन उसके ऊपर पांव रखकर खड़ा होता है और साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं। तो इस बात से उसे झटका लगता है, उसका सर घूम रहा होता है। तो मां डॉगजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सभी लोग कौन है? मैं यहाँ पर ये समझ रहा था कि ये मैनर का मास्टर डैन वुजन यही काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन इसके साथ ये दो बुढ़े आदमी ये तो उससे भी ज्यादा अजीब निकले। यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस से अपने साथ तकरीबन 50 लोगों को लेकर आया था और इन दोनों ने यहाँ पर 50 लोगों को एक साथ मार दिया और भी इतनी जल्दी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यहाँ पर मेरे सामने ब्लफिंग कर रहे हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्लफ कर रहे हो। असल में ये लोग वहाँ पर गए ही ना और इन लोगों ने मेरे लोगों को मारा ही ना हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 75 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मां डॉगजिन किस्मत का क्या फैसला होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर मां डॉगजिन जो होता है इस बात से काफी हैरान हो रहा था कि उसके तकरीबन 50 आदमी यहां पर एक झटके में मारे गए और ये लोग इतनी जल्दी यहां पर वापस आ गए हैं। तो वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और साथ ही वहां पर सोच रहा था मुझे लगता है ये ब्लफ कर रहे हैं। तो वो उनसे कहता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरे 50 लोग अगर मैं उन सभी को अपने साथ लेकर म्यूरियम फैक्शन के ऊपर भी जाकर अटैक करता तो वो लोग भी यहाँ पर इतनी देर में उन सभी को नहीं मार पाते। तुम दोनों ने अकेले यहाँ पर ऐसा कैसे कर लिया? तुम लोग यहाँ पर सिर्फ सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे हो। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं यहाँ पर सरेंडर कर दूं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब किसी के साथ ही हमें आवाज आती है, वुजन कहता है कि मोजिन तुम कितनी देर तक यहाँ पर इसी तरह घबराने वाले हो या फिर हेजिटेट करने वाले हो? क्या तुम उसके ऊपर अटैक नहीं करोगे? मैंने यहाँ पर तुम्हें एक ऑर्डर दिया था क्योंकि तुम्हारा लॉर्ड होने के मतलब ये था कि मैंने तुम्हें एक ऑर्डर दिया तो तुम्हें इस ऑर्डर को पूरा करना होगा। तुम्हें यहाँ पर अपनी किस्मत का फैसला खुद करना है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इसको मार डालो। क्या तुम यहाँ पर अपने लॉर्ड को मां डॉगजिन का सर नहीं काट कर दोगे? तो वो कहता है कि मास्टर मैं दूंगा और इसी के साथ ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर डर नहीं सकता क्योंकि मां डॉगजिन वहां पर दोनों के ऊपर अटैक कराता है, कल्ट लीडर और स्वर्ड एम्परर के ऊपर। जबकि इसी के साथ ही मां डॉगजिन उसे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मां और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसके ऊपर अपनी तलवारों से अटैक करता है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक बचपन का सीन दिखाते हैं, एक बचपन का सीन जहाँ पर मां डॉगजिन काफी ज्यादा यंग होता है। पहली बार जब फादर जो होते हैं वो यहाँ पर इस बच्चे को लेकर आते हैं जो मूजिन होता है। तो मूजिन उस वक्त काफी ज्यादा छोटा था। तो वो कहता है कि इस बेकार बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, लेकिन उसके फादर उसे कुछ भी नहीं कहते। जबकि हमारा मूजिन जो होता है बार बार उसे माय लॉर्ड कहता होता है। तो वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे यहाँ पर माय लॉर्ड कह सको। तुम हर टाइम सिर्फ और सिर्फ यही बकवास करते रहते हो, क्यों ना यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करो और यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मूजिन उसे कहता है क्या तुम्हें याद है जब मैं यहाँ पर पहली बार तुमसे मिला था, उस दिन से बाद से तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया। हालांकि मैं हर वक्त तुम्हारे पीछे तुम्हारी पूंछ की तरह घूमता रहता था, तुम्हें माय लॉर्ड कहता रहता था, लेकिन तुमने कभी भी यहाँ पर मुझे एक अच्छा लॉर्ड बनकर नहीं दिखाया। लेकिन अब जबकि मेरे पास एक अच्छा लॉर्ड है और उसने मुझसे यहाँ पर रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हारा सर काट कर उसे दूं, तो फिर मैं उसकी रिक्वेस्ट को कैसे पूरा नहीं करूंगा? तो चलो यहाँ पर फाइट करते हैं जब तक हम दोनों में से एक मर ना जाए। तो मां डॉगजिन उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रगल की सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए, तो फिर ठीक है अब जल्दी से आओ और आकर मर जाओ। और इसी के साथ ही मूजिन भी बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवारों को घुमाकर एक दूसरे के ऊपर स्लैशेस लगा रहे थे और कट लगा रहे होते हैं, लेकिन दोनों वहां पर एक दूसरे को बहुत ही अच्छी से डिफेंस कर रहे होते हैं, यानी कि वहां पर दोनों के ऊपर कोई कट्स नहीं लग पा रहे होते। जबकि हमारा वुजन वहां पर सब कुछ देख रहा होता है। इसी के साथ ही वुजन के पांव के नीचे जो होता है यानी जियोमसा जो होता है वहां पर उसे कहता है कमीने कहीं कि मेरे ऊपर से अपना पांव हटाओ, लेकिन हमारा वुजन वहीं पर उसे किक मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो वो उड़ता हुआ सीधा जाकर कल्ट लीडर और स्वर्ड एम्परर के पांव में जाकर गिरता है। तो वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, जबकि इसी के साथ जियोमसा भी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है तुम कमीने लोग कौन हो? तो हमारे स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि लगता है कि हम लोग दोबारा यहाँ पर मिल रहे हैं, मुझे पास में तुम्हें मार देना चाहिए था। कल्ट लीडर कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे भी इसे पास में मार देना चाहिए था, मैंने इसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस साथ ही दोनों मास्टर्स अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अब हमें पहचान पा रहे हो कि हम लोग कौन हैं? क्योंकि लगता तो है कि तुम हमारी एनर्जी को पहचानते होगे। और इसी के साथ ही जियोमसा की वहां पर होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इन दोनों एनर्जीज को अच्छे से पहचानता हूँ, एक तो डिमोनिक कल्ट के लीडर की एनर्जी और दूसरा स्वर्ड एम्परर की एनर्जी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों महान आदमी जहाँ पर इस जगह के ऊपर हैं
और यहाँ पर इस बंदे का साथ दे रहे हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन फिर से बैकग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर मूजिन को पहली बार लेकर आते हैं और माँ डॉकजिन के पास लेकर आते हैं। माँ डॉकजिन को उसे दे दिया जाता है और उसके बाद माँ डॉकजिन उससे प्रैक्टिस करवा रहा होता है। वो उसके ऊपर बाबा अटैक करवाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। माँ डॉकजिन कहता है कि तुम्हारा जैसा कमजोर लड़का यहाँ पर मेरा फॉलोअर बनने के लायक नहीं है, इसलिए दोबारा कभी भी यहाँ पर मुझे माय लॉर्ड मत कहना। तुम्हारा मूजिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद से कहता है माय लॉर्ड मैं अभी तक सही सलामत तुम्हें फाइट कर सकता हूँ। तो वो इसी के साथ पीछे की तरफ घूमता है और उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा होता है, एक नफरत होती है। डॉकजिन उसे कहता है कि मुझे आज भी याद है तुम्हारी आंखों के अंदर बिल्कुल सेम वही गुस्सा और नफरत है जैसे कि तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। तो माँ डॉकजिन जो है वहाँ पर उसके अटैक्स को फेस करते करते साथ ही उसको एनालाइज कर रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ बदल गया है। पहले जब ये अटैक किया करता था ये बहुत सा रेकलेस अटैक करता था, लेकिन अभी यहाँ पर ये रेकलेस अटैक कर रहा है लेकिन इसके अंदर काफी सारी सेंस है, यानी कि मैं इसको एक बार भी यहाँ पर हिट नहीं कर पा रहा। ये अपने डिफेंसेस और अटैक्स दोनों को एक साथ यहाँ पर संभाल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये पहले से काफी सा इंप्रूव हो गया। जब से इसने मुझे छोड़ा तब से इसकी तलवारबाजी पहले से बेहतर हो गई है। दोनों की फाइट वहाँ पर काफी देर के लिए चलती है और वहाँ पर माँ डॉकजिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। माँ डॉकजिन कहता है ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर ये मेरे सारे अटैक के बारे में जानता है, उसे पता है कि कहाँ पर से मैं अटैक करने वाला हूँ और मेरे वीक पॉइंट्स के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है। एक साल गुजरने के बाद भी मैं यहाँ पर नहीं बदला, मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल वैसी की वैसी और साथ में तलवारबाजी की टेक्निक्स भी बिल्कुल वैसी हैं, लेकिन ये लड़का काफी कुछ बदल चुका है और उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ऊपर से योग जमसा वो कर क्या रहा है, वो कहाँ पर है इस वक्त, कहाँ पर है, वो मेरी मदद करने के लिए आ क्यों नहीं रहा। और इसी के साथ ही योग की तरफ दिखाते हैं कि वहां पर कल्ट लीडर से किक मारते हैं जब वो उड़ता हुआ सीधा जाता है स्वर्ड एम्परर की तरफ। तो स्वर्ड एम्परर अपनी तलवार के साथ उसके मुंह के ऊपर मारता है जिससे वो उड़ता हुआ फिर से वापस हमारे वुजुन की तरफ जाता है। तो हमारा वुजुन जो होता है उसे पकड़कर उसके सर में किक मारता है और वो उड़ता हुआ सीधा कल्ट लीडर के पास जाता है। तो कल्ट लीडर उसे किक मारते हैं और सीधा स्वर्ड एम्परर की तरफ फेंकते हैं। स्वर्ड एम्परर अपनी तलवार के साथ उसे मारते हैं और इसके साथ ही उड़ता वुजुन की तरफ जाता है। तो वो वहां पर इसके साथ खेलना शुरू कर देते जैसे कोई फुटबॉल के साथ खेल रहा हो, जब तक वो वहां पर मर नहीं जाता और इसी के साथ ही वो मर जाता है। इसी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा मूजिन हंसना शुरू कर देता है। तो माँ डॉकजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है कि जियोमसा तो यहाँ पर मर चुका है और जियोमसा के मरने के बाद अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। इसी के साथ ही माँ डॉकजिन उसे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर युग जियोमसा को मारकर अच्छा नहीं किया क्योंकि वो एम्परर कासल का एक मेंबर है। तो उसका मतलब यह है कि एम्परर कासल का लीडर बहुत ही जल्दी यहाँ पर उसका बदला लेने के लिए आएगा और उसके बाद तुम्हारा ये डैन वुजुन और उसके साथ ये दोनों बुढ़े मास्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। साथ ही वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मूजिन अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही वहां पर देख रहा होता है, उसको एनालाइज कर रहा होता है कहीं पर उसे वीक पॉइंट मिल जाए। और दूसरी तरफ दिखाता है कि हमारा वुजुन और दोनों बुढ़े वहां पर बैठकर शो को एंजॉय कर रहे होते हैं। स्वर्ड एम्परर कहते हैं कि माँ डॉकजिन जहां पर अब दोनों हाथों को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि अब उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो तलवार को एक हाथ से यूज कर रहा है या फिर दो हाथ से यूज कर रहा हो। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि तलवारबाज हमेशा यहाँ पर अपनी पावर्स को बचा कर रखते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ 70% पावर के साथ अटैक करता है, 30% को बचा कर रखता है। और अब जबकि इसने दोनों हाथों को यूज कर लिया तो इसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारे मूजिन को एक ओपनिंग मिल जाती है और अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। जब अपनी तलवार को उसकी चेस्ट के अंदर दंसाता है तो इसी के साथ उसकी तलवार उसकी चेस्ट में फंस जाती है और माँ डॉकजिन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कमीने कहीं के मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। जबकि मूजिन सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरी तलवार इसकी बॉडी के अंदर दस गई है और अपने मसल्स को टाइट करके मेरी तलवार को बाहर नहीं निकलने दे रहा। लगता है कि मेरे पर काउंटर अटैक करने वाला है और इसी के साथ वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ मूजिन के ऊपर अटैक कर देता है। मूजिन की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्लैश लगती है और इसी के साथ ही मूजिन जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। मूजिन ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है लेकिन साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द में हूँ, इस तलवार की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगा है, लेकिन मैं दर्द की वजह से यहाँ पर रुक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तभी मुझे अपने लॉर्ड के ऑर्डर को पूरा करना होगा, मुझे यहाँ पर माँ डॉकजिन को मारना होगा। मास्टर ने कहा था कि मुझे अपना रास्ता चूज करना और मुझे लगता है कि यही मेरा रास्ता है, अगर मैं इसको मार दूंगा तभी मैं अपने रास्ते के ऊपर चल पाऊंगा। इसके साथ ही माँ डॉकजिन उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में से अपना नया लॉर्ड मान चुके हो और उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने पुराने लॉर्ड को मारने को तैयार हो। उसे कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और साथ ही फिर से अपनी तलवार को घुमाकर वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा मूजिन उसके ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं दूसरी तरफ का सीन जहाँ पर हमारी सोमी बैठी होती है और सोमी बैठकर मास्टर होंग चैंग के साथ वहां पर उसे कुछ खिला रही होती है। दोनों वहां पर काफी मजे कर रहे होते हैं, जैसे कि उन दोनों को यहाँ पर पता भी नहीं है कि बाहर हो क्या रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे मूजिन ने माँ डॉकजिन को मार दिया। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि माँ डॉकजिन मरेगा या फिर मूजिन मरेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 77 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मूजिन जो होता है वो माँ डॉगजिन के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और इसी के साथ ही वहां पर ब्लड दिखाता है। फिर साथ ही माँ डॉगजिन को दिखाता है कि माँ डॉगजिन ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, वहीं पर मर जाता है। जबकि हमारा मूजिन इस बात से काफी खुश होता है, लेकिन वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। मूजिन कहता है कि मैं यहाँ पर जीत गया, मैंने माँ डॉगजिन को हरा दिया, मैंने अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को पूरा कर दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं अगर मैं मर भी जाता हूँ। तो जब वो वहां पर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है तो दोनों बुढ़े मास्टर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये तो मर चुका है। तो स्वॉर्ड एम्परर कहते हैं कि मैंने मास्टर अब तुम यहाँ पर इसके साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि इसने तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर माँ डॉगजिन को मार दिया और अब यहाँ पर खुद से मरने की कगार पर पहुंचा हुआ है। ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर इसने माँ डॉगजिन को मार दिया और साथ ही मास्टर युक भी मार चुका है, तो दोनों की डेड बॉडीज को उठा और वापस से एम्परर फॉरेस्ट में भेज दो। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा वुशन उनसे कहता है कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, उन बाकी सभी लोगों की डेड बॉडीज को उठाओ और इन सभी लोगों को एम्परर फोर्ट्रेस में वापस भेज दो। उसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें नादरन साइड का दिखाया जाता है, जो कि हुनैन के जुईजियांग स्ट्रीट का होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर पहुंच चुका होता है। एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर वहां पर आने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उन्हें वहां पर डेड बॉडीज मिलती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो क्या शोर मचा हुआ है। तो उसका साथी उसे कहता है कोई यहाँ पर मर गया है, काफी सारे लोग यहाँ पर कल रात को मरे थे, यानी कि बहुत सारे लोग, कुछ गुंडे जो कि एम्परर फोर्ट्रेस से यहाँ पर शायद आए थे। इन लोगों को पहचान करने के बाद यही पता चला है कि जो लोग हमारे लोग हैं। एम्परर फोर्ट्रेस के मास्टर का नाम होता है जोक मोसांग। तो मोसांग कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर इसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करो, मुझे पता होना चाहिए कि ये सब कुछ किसने किया, हमारे लोगों को किसने मारा। और साथ ही वो सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये सब कुछ माँ डॉगजिन का काम है। माँ डॉगजिन एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान था। हालांकि मैं उसे अपने एम्परर फोर्ट्रेस में लेना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अपने दोस्त की रिक्वेस्ट के ऊपर उसे लेना पड़ा और उसने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घटिया काम किया जिसकी वजह से हमारे एम्परर फोर्ट्रेस को भी काफी नुकसान पहुंचता रहा है। लेकिन आज यहाँ पर पर्सनली मुझे मेरे दोस्त ने कहा था, क्योंकि उसका बाप मेरा दोस्त है, और उसने कहा था कि मेरा बड़ा बेटा घर नहीं आया। मुझे पता है कि वो बहुत बड़ा कमीना और वो बिल्कुल भी अच्छी हरकतें नहीं करता, लेकिन हमारी माँ क्लैन का वो सबसे बड़ा बेटा है, तो मुझे यहाँ पर उसको ढूंढना होगा। तो क्या तुम पर्सनली उसे जाकर ढूंढ सकते हो? तो इसी के साथ ही मूसांग इस क्वेस्ट के ऊपर निकले होते हैं और हुनान में उसे ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि उसके फादर ने उसे बताया था कि लास्ट टाइम वो हुनान में गया था और मास्टर युक भी उसके साथ अपने सोल्जर्स को लेकर गया था। वो लोग अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर हुनान में पता नहीं किसी को फिनिश करने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि वो कहीं पर खो गया है। इसी के साथ ही मास्टर मूसांग एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। वहां पर जो रिसेप्शन वाली लड़की होती है उसके सामने एक सिक्का रखते हैं और कहते हैं कि मुझे सारी बात बताओ कि यहाँ पर कुछ दिन पहले क्या हुआ था। इसी के साथ ही वो लड़की उसे सारी की सारी बात बता देती है। इसके साथ ही वो डैन फैमिली के बारे में भी उसे बताती है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन डैन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे मूजिन को दिखाता है कि वो फिर से होश में आ जाता है और उसकी जो जख्म होते हैं पहले से काफी ज्यादा हील हो चुके होते हैं। सोमी भागती है उसके पास आती है और उसे आकर उसे हेल्प कर रही होती है और साथ ही उसकी मरम पट्टी भी कर रही होती है। तो मूजिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर बेहोश था तो उस बेचारी सोमी जहाँ पर मेरा ख्याल रख रही होगी, क्योंकि ये हमेशा इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। तो सोमी उसे कह दिया कि डैड ने कहा कि तुम एक माउंटेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर से गिरकर तुम्हें चोटें लगी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो कट्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे माउंटेन से गिरने की वजह से तो नहीं है। मूजिन उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ऊपर गिरते वक्त मैं नीचे किसी शार्प पत्थरों के साथ टकरा गया था जिसकी वजह से मेरी बॉडी के ऊपर कट्स लगे हैं। तो सोमी उसे कहती है हाँ ठीक है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर जो पत्थरों की वजह से कट लगे होंगे, लेकिन दोबारा कभी यहाँ पर फाइट मत करना, क्योंकि अगर फाइट करने की वजह से ये निशान होते तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती। मेरे डैड कहते हैं कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और फिर भी हम लोग फाइट करते हैं तो फिर हम लोग इमेच्योर हैं, यानी कि हम लोग अभी बड़े नहीं हुए। जबकि मूजिन वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इसे यहाँ पर ये सारी की सारी बातें सिखाता कौन है? वो बंदा जो कि खुद मार्शल आर्टिस्ट है और खुद यहाँ पर फाइटिंग में सभी का बाप है। हमारा फूशन भी वहीं पर आ जाता है और वहां पर आने के बाद से कहता है कि मूजिन क्या तुम्हें होश आ गई? इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से उस टैवरन का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर मूसांग को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इसी के साथ उसका बंदा भी उसके पास वापस आता है और आकर उसे सारी बात बताता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ये तो पता है कि माँ डॉगजिन बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर मास्टर युक भी इतनी आसानी से मारा जाएगा। तो उसका बंदा उसे आकर सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर माँ डॉगजिन और उसके साथ साथ मास्टर युक अपने फोर्ट्रेस के 50 लोगों को लेकर आए थे और जुईयांग में निर्दोष लोगों को मार रहे थे सिर्फ और सिर्फ मूजिन को पकड़ने के लिए। मास्टर मूसांग उसे कहता है कि मुझे बताओ कि वो दोनों कमीने इस वक्त है कहाँ पर? युक जोमसा और उसके साथ साथ माँ डॉगजिन वो दोनों कहाँ पर है? तो उसका साथी उसे कहता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं, उन दोनों के साथ साथ बाकी के 50 लोग भी मर चुके हैं। मास्टर मूसांग जो होते हैं वहां पर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारे भूषण के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर ये सब कुछ एक बंदे ने किया है जिसे यहाँ पर हुनान की डैन फैमिली कहा जाता है। हुनान की डैन फैमिली में ऐसा क्या है जिन लोगों ने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया? तो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर ये सोचा जाए कि म्यूरियम अलायंस में हालात काफी ज्यादा क्योटिंग है और उन लोगों ने अपनी 2 फैक्शंस बना ली, लेकिन इसके बावजूद हुनान में एक छोटी सी फैमिली जहाँ पर इतना बड़ा कमोशन कैसे क्रिएट कर सकती है, ये बात हजम नहीं हो रही। आखिर वहां पर इतने पावरफुल मास्टर्स कहाँ से आ गए कि वो लोग इतने
अरसा से यहाँ पर छुप कर रह रहे थे और किसी को पता भी नहीं चला कि हुनान में एक ऐसी फैमिली भी है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है, जो कि मास्टर युग जेम्सा और उसके साथ साथ माँ डॉकजिन दोनों को मार सकती हो। तो मुझे पर्सनली यहाँ पर आकर चेक करना होगा। अगर ये लोग यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलेंगे तो फिर मैं दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर दरवाजा खुलता है। सोमी उसके सामने खड़ी होती है तो वो उसे कहती है कि मेरे डैड ने कहा था कि तुम आओगे, मेरे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे थे, चलो जल्दी से फिर अंदर आ जाओ। तो वो उसे कहता है, मुसांग उसे कहता है कि ये क्या तो एक बच्चा दरवाजा खोल रहा है। तो वो उसे कहता है कि बेटा क्या तुम्हारे डैड को पता था कि मैं आने वाला हूँ? तो वो उसे कहती है कि हाँ मेरे डैड को सब कुछ पता होता है, मेरे डैड ने कहा था कि बाहर से कोई आएगा जिसे हम लोग जानते नहीं है। मास्टर मुसांग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है कि उसे पहले से पता चल गया था कि मैं यहाँ पर आऊंगा और उसने यहाँ पर खुद आने की बजाय एक बच्चे को यहाँ पर भेज दिया। मुसांग उसे कहता है तो फिर ठीक है मुझे अंदर लेकर चलो। तो सोमी उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे साथ आ जाओ, फादर अंदर बैठे हुए हैं अपने ग्रैंडपा के साथ, वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोमी आगे आगे चल रही होती है, मास्टर मुसांग उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। वहाँ पर उस पूरे के पूरे घर के इंटीरियर को चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं बाहर से ये सिर्फ और सिर्फ एक आम सा मैनर दिखाई देता है, लेकिन अंदर आकर देखो तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आम से मैनर्स में नहीं होती और ऊपर से यहाँ पर जो नक्काशी की जाए वो भी काफी ज्यादा कमाल की है। ये जगह अंदर से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है और यहाँ पर इसका ओनर तो उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। तो फिर मुझे यहाँ पर देखना है कि इस मैनर का मास्टर कौन है। तो इसी के साथ सोमी उसे कहती है कि वहाँ पर पॉन्ड के ऊपर जो गैज़ीबो बना हुआ है वहाँ पर डैड बैठे हुए हैं, जाओ जाकर उनसे मिल लो। वहाँ पर वो से इशारा करती है और कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर बड़े लोग बातें करने वाले हैं तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सोमी इसी के साथ ही भागकर वहाँ पर से चली जाती है। जब वहाँ पर सोमी चली जाती है तो मास्टर मुसांग सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसी जगह के ऊपर एक बच्चा क्यों रह रहा है। तो उन्हें जानबूझकर यहाँ पर एक छोटी बच्ची को मुझे दरवाजे से पिक करने के लिए भेजा ताकि मैं यहाँ पर अपने गुस्से को भूल जाऊँ और शांत हो जाऊँ। लेकिन जो भी हो जाए मैं यहाँ पर इतनी आसानी से शांत तो नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को पता है कि यहाँ पर एम्परर फोर्ट्रेस से कोई आया, लेकिन इसके बावजूद वो दो लोग वहाँ पर बैठकर बड़े आराम से चेस खेल रहे हैं। क्या उन्हें यहाँ पर इस बात का अंदाजा भी है कि मैं यहाँ पर उनके साथ क्या करने के लिए आया हूँ? और साथ ही वो अपने डेडली ओरा को रिलीज करता है। जब वो अपने डेडली ओरा को रिलीज करता है तो उसी के साथ उसका ओरा डेसिपेट हो जाता है। तो वो इस बात से पहुंचता हैरान होता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना मत, वरना तुम्हें बहुत सा महंगा पड़ेगा। मास्टर मुसांग कहता है कि अभी भी यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मेरा सारे का सारा ओरा कैसे डेसिपेट हो गया? ऐसा तो नहीं है कि वो एक मार्शल मास्टर है कि अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखना चाहता है। तो इसी के साथ ही वहां पर पहुंच जाता है और उनके पास खड़े होकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर, क्या तुम दोनों ने डॉकजिन और युग जेम्सा तुम दोनों को तुमने मारा है? हमारा वूजन उसकी बात का जवाब नहीं देता बल्कि वो अपनी गोटियों की तरफ देख रहा होता है कैसे उनको आगे चलाया जाए। तो मास्टर मुसांग को इस बात से गुस्सा आता है। वो कहता है कमीनों कहीं कि मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोगों ने क्या उस दोनों को मारा है। हमारा वूजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बह रहे हो। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ भी गलत करने के बारे में सोचना मत, चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। लगता है कि तुमने मेरी बात को सुना नहीं। और इसी के साथ ही उसके सर के ऊपर कोई आकर हाथ रखता है। तो डीमन कल्ट लीडर वहां पर आता है, उसको सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक मारता है। तो जब वो उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है तो वो कहता है कि अब यहाँ पर कौन कमीना आ गया, किसने ये किया? तो हमारे मास्टर कल्ट लीडर उसे कहता है कि लो अब फाइनली यहाँ पर काफी शांति है और इसे बिठाने का कहा था, मैंने इसे बिठा दिया। मास्टर मुसांग भी उसकी आवाज को पहचानते होते हैं और कहते हैं कि ये आवाज उसको मैं पहचानता हूँ। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि मुसांग तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, 10 साल के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन तुम तो आज भी वैसे की वैसे ही हो, बहुत ज्यादा कमजोर। तो यहाँ पर एपिसोड 77 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर मुसांग वहां पर और किस तरह से अपनी इंसल्ट करवाने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब मास्टर मुसांग जो होते हैं वो उन दोनों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों आगे से कोई जवाब नहीं देते। इसी के साथ डीमन का लीडर पीछे से निकलता है, उसको सर से पकड़ता है, ग्राउंड के ऊपर पटक देते हैं। तो उसकी आवाज पहचान लेता है और कहता है कि ये तो कल्ट लीडर है, आज ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे हो सकता है? तो मास्टर मुसांग कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर समझ आए कि माँ डॉकजिन और मास्टर युग दोनों यहाँ पर कैसे हार गए, क्योंकि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर मुजिन और इसके साथ साथ कोई और मिलकर भी यहाँ पर नहीं कर सकता। यहाँ पर ये काम तुमने किया है कल्ट लीडर, तुमने यहाँ पर माँ डॉकजिन और इसके साथ साथ मास्टर युग को मारा है। साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने गार्ड्स को डाउन किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कहीं पर से निकलेगा और आकर मेरे पर अटैक कर देगा और मुझे जमीन के ऊपर पटक देगा। आए ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा भी नहीं था कि डीमन एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो वहाँ पर कल्ट लीडर के बारे में बात कर रहा था। इसी के साथ ही हमारे स्वर्ड एम्परर्स के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बुड्ढे खुसट गई कि तुम कैसे हो? लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। और इसी के साथ ही उसके सामने खड़े होते हैं। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम मर गए हो। तो वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत और जिंदा खड़ा हूँ, लगता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। और इसी के साथ ही मास्टर मुसांग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल लीडर्स यानी कि स्वर्ड एम्परर्स के साथ साथ डीमन एम्परर दोनों मेरे सामने खड़े हैं, दोनों यहाँ पर एक ही मैनर में हैं। इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि दोनों यहाँ पर जुइजियांग में क्या करने के लिए आए होंगे? ये दोनों मास्टर्स जो हैं ये दोनों ही अपोजिट फैक्शंस हैं और
दोनों का एक जगह के ऊपर होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर साथ ही वो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर ये क्या किया, क्या तुम दोनों यहाँ पर मिलकर हमारे खिलाफ जंग करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स एक्टर्स यानी कि हमारे जो एम्परर फोर्ट्रेस है उसके खिलाफ जंग करना चाहते हो, सबके पीछे कौन है। तो हमारे स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमारे मैनर मास्टर से बात करनी होगी। तो वो वुशुन की तरफ इशारा करता है। तो मुसांग कहता है क्या ये लोग यहाँ पर इसको मैनर मास्टर कह रहे हैं। दोनों स्वर्ड एम्परर और डीमन एम्परर दोनों यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फिगर्स हैं, लेकिन ये इस बंदे को मैनर मास्टर क्यों कह रहे हैं और इस बंदे का मसला क्या है, ये इतना सीरियसली यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। उसी के साथ ही वो अपनी तलवार को निकालता और कहता है कि अब मुझे समझ जाए तो यही वो बंदा है जो यहाँ पर सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे वो अपनी तलवार निकालता है तुम्हारा वुशुन उसे कहता है कि अपनी तलवार को वापस रख लो, क्योंकि अगर एक बार तुमने तलवार निकाली तो फिर वापस हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन वो अपनी तलवार को निकाल लेता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इसकी वजह से अपने दो खास लोगों को गवा दिया, मास्टर यूक और उसके साथ साथ मार डॉकजिन, दोनों यहाँ पर इसकी वजह से मारे गए। थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि इसी ने यहाँ पर मेरे ओरा को सरप्राइज किया था, लेकिन इसके पास इतनी पावर्स कैसे हो सकती है, लगता है ये कोई बहुत ही पावरफुल हिडन मार्शल आर्टिस्ट है। तुम्हारा वुशुन उसे कहता है कि मार डॉकजिन और मास्टर यूक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उनकी अपनी गलती थी, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था और मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह के इवेंट से नहीं गुजरेंगे तो फिर हम लोग आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे और इसी तरह एक दूसरे से लड़ाई करते हुए एक दूसरे के साथ ही मर जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद मूसा गाली देते हुए कहता है कमीने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की, तुमने मेरे खास बंधु को मारा है, आए तुम हो कौन। तुम्हारा वुशुन उसे कहता है कि मैं इस मैनर का मास्टर हूँ, तुमने सुना नहीं, दोनों ने मुझे मैनर मास्टर कहा और साथ ही मैं एक बच्चे का फादर हूँ, थोड़ी देर पहले तुम मेरी बेटी से मिल चुके हो। तो मास्टर मूसांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के लिए नहीं आया, लगता है कि तुम यहाँ पर बिना खून बहे नहीं मानने वाले। और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो अपनी ऑरा को रिलीज करता है अपनी तलवार लेकर वुशुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है, ऐसा लगता है कि वो अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज करने वाला है। तो वो सबसे पावरफुल मूव को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है, जबकि इसी के साथ ही कर्ल लीडर और स्वर्ड एम्परर दोनों साइड के ऊपर खड़े हंस रहे होते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर मजा आने वाला है। तो जैसे वहां पर मूसांग आगे बढ़ आता है, इसी के साथ ही वो कहता है कि ये मेरे सामने अचानक से पत्थर कहां पर से आ गया, क्योंकि उसका मुंह ग्राउंड की तरफ हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं चलता। इतनी तेजी के साथ हमारा वुशुन उसको सर से पकड़ता है और उसके साथ उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। हमारा वुशुन जैसे वहां पर उसके मुंह को ग्राउंड के ऊपर एक पत्थर पड़ा होता है उसके ऊपर पटकता है, तो साथ ही उसके बेचारे के नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। तो वो वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। तुम्हारा वुशुन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर तलवार मत निकालना वरना वापस रखने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो वो फिर से उठता और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, आज किस किस्म की जगह है जहाँ पर दो बहुत पावरफुल लोग रह रहे हैं और साथ में इनका मैनर मास्टर जिसको मैंने यहाँ पर सेंस भी नहीं किया और इतनी तेजी के साथ उसने मुझे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक दिया। तो वो कहता है कि मुझे सच्ची बताओ कि तुम हो कौन, और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा वुशुन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। और इसी के साथ ही मूसांग फिर से अपनी तलवार लेकर हमारे वुशुन पर अटैक करता है, लेकिन वुशुन पीछे हटकर अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो कहता है कितनी ब्लैंक रेंज से इसने यहाँ पर अटैक को कैसे अवॉइड कर लिया, ये काफी हैरान करने वाली बात है। इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा बेहतर है, लगता है कि इसकी स्पीड जो है ये नामगुंग चुन की स्पीड के जितनी ही है, यानी कि स्वर्ड एम्परर की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्वर्ड एम्परर से भी फाइट की थी। तो वो हमारे वुशुन को एक बार भी वहां पर हिट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। हमारा वुशुन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर बार बार मेरे पर अटैक कर रहे हो लेकिन अटैक कर नहीं पा रहे। तलवारबाजी की टेक्निक मास्टर चुन और मास्टर डोहाक से भी बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से हो, तो तुम्हारी तलवारबाजी मुझे लगा था काफी ज्यादा स्पेशल होगी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बुरी तलवारबाजी की टेक्निक है। तुम यहाँ पर बिल्कुल एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपनी तलवार को चला रहे हो, तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, ना ही कभी जिंदगी में एक अच्छे तलवारबाज बन सकते हो। इसी वजह से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गली के गुंडे बनकर रहे हो और तुमने यहाँ पर अपना नाम पड़ा रखा हुआ है कि तुम लोग एम्परर फोर्ट्रेस से हो, लेकिन असल में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटी जोमड़ी में रहने वाले कुछ गुंडे हो। मास्टर मूसांग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, चलाकर उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। और जैसे हमारे वुशुन के करीब पहुंचता है वहां पर एक धमाका होता है, तो मास्टर मूसांग हमारे वुशुन के पास कट लगाकर आगे गुजर जाते हैं। तो आगे गुजरने के बाद उन्हें एक झटका लगता है और इसी के साथ ही मास्टर मूसांग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं, जबकि हमारे वुशुन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर इसके सामने अपने घुटने टेक कर क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सभी लोग मेरे सामने अपने सर झुका देते हैं, क्योंकि मैं एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर हूँ। लेकिन इस बंदे के सामने मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक चूहा एक बड़े से सांप के सामने आ जाए, और चूहा जो होता है वो सांप के सामने बिल्कुल बेकबस होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सांप उसे खा जाएगा। वुशुन उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से डर लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वो इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि मेरे पीछे कब से आ गया, और साथ ही वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वहां पर से भाग जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कल्ट लीडर वहां पर हंस रहे होते हैं और हंस हंस कर वो ग्राउंड के ऊपर लोट पोट हो रहे होते हैं और कहता है कि मैं तो यहाँ पर जब नजारा देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। तो स्वर्ड एम्परर भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा हंसी की है कि एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा महान कहलवाता है, सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, वो यहाँ पर वुशुन के सामने से भाग गया। मेरी हंसी इस वजह से नहीं रुक
पा रही कि वो इतना ज्यादा घबरा गया था, इतना ज्यादा डर गया था हमारे मैनुअल मास्टर से कि वो यहाँ पर बिना पीछे देखे भाग रहा था और हम सभी लोग यहाँ पर उसको भागते हुए देख रहे थे। तो स्वर्ड एम्परर हमारे वुशुन से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का स्वर्ड एम्परर का मास्टर तुमने उसको हरा दिया और वो डर कर भाग गया है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए वो शांत रहेंगे। क्योंकि कल्ट लीडर से कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर सर्वाइव कर गया क्योंकि इसके पास काफी सारे स्किल्स थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लोग बेवकूफ हुए तो दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे, लेकिन अगर ये बेवकूफ नहीं हुए तो फिर ये दोबारा कभी भी ध्यान फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। जबकि हमारा वुशुन उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर खामोश होता है, साथ ही सोच रहा होता है जबकि यहाँ पर मैंने ये मसला भी सॉल्व कर लिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा मसला बचा है। मैंने जैंग समाते और उसके साथ साथ नामगोंग किंग दोनों को ही डिमोनिक कल्ट की तरफ भेजा था, डिमोनिक सेक्टर की तरफ भेजा था जहाँ पर ब्लैक विंड डीमन है। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग सही सलामत वहाँ पर से वापस आ जाए, वहाँ पर से इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वहीं का दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर कल्ट के बारे में बताया जाता है कि डिमोनिक कल्ट का एक बड़ा सा फोर्ट्रेस है जो कि एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। ये फोर्ट्रेस इतना ज्यादा बड़ा है कि इंपीरियल पैलेस अभी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। तकरीबन 1 लाख लोग इस बड़े फोर्ट्रेस के अंदर रहते हैं जो कि छोटे बड़े कबीलों से ताल्लुक रखते हैं और जहां पर उन सभी के छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। इसी वजह से इससे डिमोनिक कल्ट ऑफ 10,000 सेक्टर्स भी कहा जाता है। एक बार आप डिमोनिक कल्ट के अंदर घुस गए तो फिर आपके वहां पर से बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जैसे जैसे आप वहां पर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सेक्टर्स का लेवल बढ़ता जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लोग आगे आगे आते जाते हैं। पर इस माउंटेन के बाहर एक छोटा सा गांव होता है जहां पर नॉन मार्शल आर्ट्स के लोग रहते हैं, जिनके पास मार्शल आर्ट्स तलवारबाजी के स्किल्स नहीं होते। वो आम गांव वाले वहां पर रहते हैं और यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट के लोग उनसे एक्सट्रैक्शन फीस लेते हैं और साथ उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तुम्हारा समाते और नामगोंग किंग दोनों इस गांव में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वहां पर से क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 79 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा समाते और उसके साथ साथ नामगोंग किंग दोनों उस विलेज में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही करीब उनके डिमोनिक कल्ट का फोर्ट्रेस है। तो वहां पर पहुंचने के बाद समाते कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। वो वहीं पर बैठ जाता है, कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, चलो जल्दी से तुम भी बैठ जाओ। तो वो कहता है कि मैं भी थका हुआ लेकिन हम लोग बैठ नहीं सकते। समाते उसे कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ कर आराम कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि यहीं पर सेफ है। तो नामगोंग किंग उसे कहता है कि मास्टर ने यहाँ एक काम से भेजा था, हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए और तुम यहाँ पर बैठकर आराम करने वाले हो। इस गांव में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, यहाँ पर से हम लोग क्या हासिल कर पाएंगे। माते उसे कहता है कि यहाँ पर बैठने में हर्ज क्या है, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेते हैं, वैसे भी यहाँ पर कौन सा कुछ होने वाला है। तो नामगोंग किंग उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर ये बात की है तो मुझे कुछ हैरानी हो रही है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या हैरानी हो रही है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के बाहर इस छोटे गाँव के अंदर यहाँ पर सिर्फ नॉन मार्शल आर्ट्स के लोग रहते हैं। खुद ही तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ अपनी चीजें बेच रहे हैं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा गांव है जिस तरह बाकी के नॉर्मल गांव होते हैं, जैसे कि हमारा जुईजैंग है। लोग यहाँ पर कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं पहले भी इस जगह के ऊपर आ चुका हूँ। यही बात तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि यहाँ पर सभी लोग इतने आराम के साथ चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो यहाँ पर बहुत सारे कल्टिस्ट थे, यानी कि कल्ट के बहुत सारे लोग थे। कल्ट सेक्टर के बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमते फिरते रहते हैं और लोगों को यहाँ पर उनके पास से पैसे मांगते रहते हैं। और आज यहाँ पर मुझे एक भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी में है, लेकिन इसके बावजूद हमें यहाँ पर डिमोनिक कल्ट का एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा। तो नामगोंग किंग समाते से कहता है कि यहाँ पर बैठने की बजाय हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं फोर्ट्रेस के अंदर जाना चाहिए, वहां पर जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। समाते से कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो, क्या तुम वाकई में डिमोनिक कल्ट के अंदर जाना चाहते हो। मास्टर ने मैं कहा था कि खतरे से दूर रहना, हेडक्वार्टर के अंदर मत जाना, और हम लोग अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जबकि नामगोंग किंग से कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अंदर जाना चाहिए, वहीं पर जाकर हमें कुछ मिलेगा ताकि हम लोग मास्टर को जाकर वापस बता सके यहाँ पर क्या चल रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है। ब्लड डीमन होता है। तो ब्लड डीमन ने मोजोंग क्लैन के लीडर को रस्सियों के साथ बांध रखा होता है और उसे बांध कर वहां पर उसके पास आता है। तो वो वहां पर कह रहा होता है कि मैं मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। कल्ट लीडर उसके सामने खड़ा होता है, जबकि मैन हुरियोंग भी वहीं पर होता है। मैन हुरियोंग उसे कहता है कि मास्टर क्या ये बंदा ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि ये आपके किसी काम आ सकता है। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि ये मेरे काम आ सकता है, ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है और ये हमारा बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं इसी पावरफुल इंसान की मदद से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रास्ते से हटाने वाला हूँ। मैन हुरियोंग उसे कहता है लेकिन इसकी कंडीशन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि ये पागल हो चुका है और उसने यहाँ पर एनर्जी डेविएशन को फेस किया है। तो ब्लड डीमन उसे कहता है कि हाँ इसने यहाँ पर डेविएशन को फेस किया है क्योंकि इसका बेटा इसकी आंखों के सामने मरा है, जिसकी वजह से ये गुस्से के साथ पागल हो चुका है। मुझे यहाँ पर अगर इसको इस्तेमाल करना है तो कुछ और करना पड़ेगा। जबकि मोजोंग लीडर अभी भी यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मैं उसे मार डालूंगा, मैं डेफिनेटली उसे मार डालूंगा। तो ब्लड डीमन आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम उसे मार डालना, मैं यहाँ पर तुमसे यही तो करवाना चाहता हूँ। उसके हाथ में ब्लड की एक बॉटल होती है और जाकर उसके सर के ऊपर ब्लड
हाथ डालना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, जब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओगे उसके बाद देखना सभी लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। ब्लड डीमन उसे कहता है कि अफसोस की बात तो यह है कि तुम पहले अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, इससे आगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर तुम यहाँ पर स्वर्ड एम्परर या फिर किसी और पावरफुल ओपोनेंट को नहीं हरा सकते, स्पेशली उस ओपोनेंट को जिसका सामना मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा और दोबारा से रीबॉर्न होना होगा। तुमने ये बात तो सुनी होगी कि एक एक्स हमेशा से एक्स ही रहता है, चाहे उसे कितना ही तेज क्यों ना कर ले वो एक्स ही रहेगा, वो कभी तलवार नहीं बन सकता। इसी तरह से तुम्हें यहाँ पर तराशना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर से रीबॉर्न होना होगा। अगर एक्स को पिघलाकर उसको नई शेप देंगे तभी वो यहाँ पर एक तलवार बन पाएगा। इसी तरह यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। मैन हुरियांग उसे कहता है कि मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं। वो अपने पास से नाइफ निकालता है और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको वहीं पर मार डालता है। तो मोयोंग क्लैन का लीडर वहीं पर मर जाता है। तो उसके मरने के साथ ही वो कहता है मुझे यहाँ पर उस बंदे का वही चेहरा देखना है जो मैं पहले देखता आया हूँ। 1000 साल पहले म्यूरियम अलायंस ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। 1000 साल पहले जो म्यूरियम वर्ल्ड जो था ये बहुत ज्यादा खतरनाक रूथलेस था, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून ही खून हुआ करता था, जो जिसे जहाँ पर देखता उसे मार डालता, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग का राज होता था। तुम यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न होगे, तुम मेरे लिए उस दुनिया को दोबारा से क्रिएट करने में मेरा साथ दोगे। ब्लड डीमन यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होता है कि हमारा वुजन जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो वो कहता है कि 1000 साल पहले वो बंदा इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था, हर वक्त उसके कपड़े खून से लथपथ होते थे, जब वो किसी को मारता था उसके चेहरे के ऊपर एक हंसी होती थी, लेकिन अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बहुत ज्यादा अजीब हो चुके हैं और जो देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए जो 1000 साल पहले थे, जब वो किसी को मारता था उस वक्त हाथ में उसके नाइफ होता था और साथ ही उसके हाथ में उस बंदे जिसको वो मारने वाला आता था उसका गिरबान होता था और उसको मारने के बाद वो बहुत ही डेविलिश से स्माइल दिया करता था। उस वक्त मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद था। वो दोबारा से वही रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट बन जाएगा, उसके बाद मेरा उसके साथ सामना होकर हम दोनों अपनी डेस्टिनी को पूरा करेंगे, दोनों में से एक जिएगा और एक मरेगा। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे वुजन का दिखाया जाता है। वुजन जो होता है उसने जिस बिजनेसमैन को यहाँ पर शॉप ओपन करने के लिए बुलाया होता है वो उसके साथ एक फैमिली की तरफ जाता है। वो फैमिली जो कि पहले बहुत ही कमाल की वाइन बनाया करती थी, लेकिन अब वो फैमिली जो है वो फाल हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने वाइन बनाना छोड़ दी है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि यही वो घर है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि घर की बहुत ही बुरी हालत देखकर यहाँ पर कोई भी नहीं है। वुजन कहता है कि मुझे लगता है कि वो सभी लोग यहाँ से जा चुके होंगे। इस जगह को जरा देखो तो यहाँ पर तो कोई साफ सफाई भी नहीं है, ऐसा लगता है कि घर पता नहीं सालों से बंद पड़ा है। अगर कोई बेकारी भी होगा तो वो भी यहाँ से भाग चुका होगा। तो इसी के साथ ही वो बंदा उसके साथ आगे बढ़ता और कहता है कि नहीं सर, मुझे लगता है कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा, हमें अंदर जाकर उनके साथ डील करनी होगी। अगर वो लोग मांग जाते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट वाइन बेचेंगे और उस वाइन के साथ हम लोग गोल्डन मर्चेंट्स को हरा सकते हैं। तो वो शॉपकीपर अंदर बढ़ता और कहता है कि घर पे कोई है घर पर। लोग हुनैन की डैन फैमिली से यहाँ पर आए और इसी के साथ एक लड़की अंदर से निकल कर आती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। तुम्हारा वुजन उसकी तरफ देखता और साथ से कहता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है पहले मैंने यहाँ पर तुमसे पूछा, तुम बताओ तुम कौन हो। वुजन उसे अपना नाम बताता है तो वो लड़की उसे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम होजियोन जी है। वुजन कहता है कि ये देखो यहाँ पर तो कोई वाकई में रहता है। तो वो लड़की उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर इतने रूडली बात क्यों कर रहे हो और ऊपर से इस तरह से बात मेरे ताना दे रहे हो। तुम लोग यहाँ पर मेरे घर में कर क्या रहे हो। अगर तुम लोग यहाँ पर सवाल का जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं जाकर पुलिस वालों को बता दूंगी कि मेरे घर के अंदर कुछ और घुस आए हैं। तो चलो जल्दी से बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो होजियोन जी जब उनसे बात करती है तो उसी के साथ ही हमारा वुजन उसके साथ अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद से कहता है कि जगह काफी ज्यादा अच्छी है, जबकि वो उसे कहती है बस भी करो, तुम बार बार यहाँ पर इस जगह का मजाक उड़ाना बंद करो। तो बिजनेसमैन उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर फाइट करना बंद करते हैं और यहाँ पर काम की बात करते हैं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि इस जगह के ऊपर से बहुत सारी मेडिसिन और जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है, लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर फार्मेसी खोल ली है। क्या तुम लोगों ने यहाँ पर वाइन बनाना बंद करके यहाँ पर अपनी मेडिसिन की शॉप खोल ली है। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर्स ही थे। हाँ, हमारी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन कोई ना कोई एक बच्चा डॉक्टर बनता ही आया है और मैं भी यहाँ पर डॉक्टर ही हूँ जो कि वाइन बना सकती हूँ। हमारे प्रेडिसेसर्स ने जो वाइन बनाई थी वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी और उस फेमस वाइन की वजह से हमें काफी ज्यादा राइज मिला था। लेकिन अब तुम देख ही सकते हो कि हम लोग यहाँ पर अब और ज्यादा वाइन नहीं बना सकते, वाइन बनाना हमने बंद कर दिया है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है अगर तुम फाइनेंशियली ब्रोक हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा से वाइन बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मैं कभी नहीं करूंगी, मैं दोबारा कभी उस वाइन को नहीं बनाऊंगी जिसकी वजह से मेरी फैमिली की ये हालत हो गई। वो अंदर के अंदर सोच रही होती है कि दूसरी फैमिली जिन लोगों ने वाइन बनाना स्टार्ट किया था उनकी वजह से मेरी मदर ने सुसाइड कर लिया था और साथ ही उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हमारी फैमिली जो थी बुरी तरह से बर्बाद हो गई क्योंकि वो हमसे बेहतर वाइन बनाना चाहते थे और उन्होंने हमारे पर अटैक किया था। तुम्हारा वुजन उसकी बातें समझ रहा था और साथ ही उठकर खड़ा हो जाता और कहता है कि मुझे समझ आ गई। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी वाइन जो है ये जहाँ पर सेंट्रल प्लेन में कभी सबसे बेस्ट हुआ करती थी, क्या वाकई में होजियोन वाइन सबसे बेहतर थी। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ, हमारी वाइन सबसे बेहतर थी, लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रल प्लेन में हमारी वाइन सबसे बेहतर नहीं है बल्कि चूमून क्लैन की वाइन सबसे बेहतर है। पर अब वुजन जाता है, जाकर वहां पर मटकू के पास खड़ा हो जाता है। वहां पर मटके के अंदर वाइन पड़ी होती है तो उस मटके के अंदर से वाइन को उठाता है, उसे पीता और कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी वाइन जो है वो काफी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि वो चूमून क्लैन के
सेक्टर का मुकाबला कर सके, तुम इसे बेहतर बना सकती हो। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर हमारी वाइन का मुकाबला उनके साथ कैसे कर सकते हो, हमारी वाइन चू मून क्लैन की वाइन से बहुत ज्यादा बेहतर है, तुम बस यहाँ पर मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारा वोजन उसे कहता है तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर दोबारा से अपनी वाइन को बनाना स्टार्ट करो और मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पर चू मून क्लैन से बेहतर वाइन बना सकती हो। वोजन जी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वाइन क्यों बनाऊं, मुझे यहाँ पर बदले में क्या मिलेगा। वोजन उसे कहता है कि तुम्हें बदले में वो मिलेगा जो तुम चाहती हो। तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या चाहती हूँ। तो वोजन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम उन सभी लोगों का मरा हुआ देखना चाहती हो और मैं यहाँ पर उन सभी लोगों को तुम्हारे लिए मार डालूंगा। पर हम लोग अपनी एपिसोड 79 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वोजन ने होजन जी के साथ यहाँ पर डील को क्रैक कर लिया या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 80 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वोजन उस लड़की के पास जाता है होयोन जी के पास और उसे जाकर कहता है कि तुम्हारी वाइन उनकी वाइन से बेहतर नहीं है, जबकि वो लड़की जो होती है इस बात से गुस्सा होती है और हमारा वोजन उसके साथ एक डील कर लेता है और उसे कहता है कि मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए वाइन बनानी होगी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उनके पैलेस का दिखाया जाता है। यहाँ पर सोमिन जो होती है अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तुम्हारा वोजन उसे उठा लेता है और कहता है कि हमें घर वापस आ गया और साथ ही वो सोमी से कहता है कि जरा आंटी को हेलो बोलो, आज से ये भी हमारे साथ इसी घर में रहने वाली हैं। तो वो उसे हेलो बोलती है और अपना नाम बताती है, जबकि होयोन जी भी उसे अपना नाम बताती है और इसी के साथ ही वो कहती है कि हाय तुम हो कौन। तुम्हारा वोजन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देखकर बता नहीं सकती कि मैं कौन हूँ, मैं इस मैनर का मास्टर और इस बच्ची का बाप हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं ये पूछ रही हूँ क्या है तुम हो कौन। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इस मैनर के बारे में काफी सारी अफवाहें पता है, लेकिन मुझे यहाँ पर यह नहीं पता था कि ये मैनर अंदर से इतना ज्यादा खूबसूरत इतना ज्यादा बड़ा है। मुझे तो लगा था कोई भूतिया बंगला होगा जो अचानक से यहाँ पर रातों रात कहीं पर से अपीयर हो गया था, लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि ये आज के बाद से मेरा नया घर हो सकता है, मैं हमेशा के लिए इसी घर के अंदर रह सकती हूँ। कि मेरे पास जो होयोन फैमिली के जो घर थे वो सारे के सारे बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और सारे टूट चुके हैं। अब मैं वहाँ पर अकेले रह भी नहीं सकती, तो क्या मैं इस बंदे के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। मेरे पास आज से पहले बहुत सारे लोग इस तरह की डील्स लेकर आए कि मैं उनके लिए वाइन बना दूं, लेकिन मैंने किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर मेरे इंस्टिंक्ट्स ने कहा कि मुझे इस बंदे के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कल लीडर चिल्लाकर कहते हैं मुजिन मुजिन कहाँ पर तुम, जल्दी से यहाँ पर आओ। तो मुजिन भागता वहां पर आता और कहता है क्या हो गया। तो वो कहता है कि जल्दी से जाओ इस लड़की को जाकर नहलाओ, इसके पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, मैं इस लड़की को देख भी नहीं पा रहा, मैं यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहा। तो मुजिन उसे कहता है क्या इस लड़की को मुझे नहलाना पड़ेगा। तो वो लड़की भी चिल्लाकर उसे कहती है बकवास बंद करो, मैं खुद भी नहा सकती हूँ, मुझे बस बता दो कि मेरा रूम कहाँ पर और मैंने कहाँ पर नहाना है। तो इसी के साथ ही मुजिन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। जबकि ये बात सुनने के बाद हमारी जो वो लड़की होती है होयोन जी वो सोच रही होती है कि मुझे तो लगा था कि मैं इस जगह को अपना घर बना सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वाइन बनाकर यहाँ से निकलना ही बेहतर रहेगा। इन लोगों को तो मेरी स्टिंग भी पसंद नहीं है, यानी कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही अजीब लोग हैं। इसी के साथ ही वो बैठी वाइन बना रही होती है। तो सोमी उसके पास आती है और उसे कहती है कि सिस्टर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ मेडिसिन जड़ी बूटियों के साथ वाइन बना रही हूँ। सोमी उसे कहती है कि मुझे भी जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उसके साथ काफी सारी मेडिसिन बना सकती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी मदद कर सकती हो। और इसी के साथ ही सोमी उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है। तो उसके बाद अगला एक पूरा चैप्टर मिस है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स को मिस करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है वो यहाँ पर पहुंचता है जहाँ पर चू मून क्लैन का लीडर जो होता है वो ये बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होता है। वो रैकेट्स को चेक कर रहा था और उसकी जो सेल होती है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। उसके सामने उसका खबरी खड़ा होता है। वो अपने खबरी से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारी चू मून वाइन जो है वो पीछे रह गई है, जबकि होयोन क्लैन की जो वाइन है वो अब आगे बिक रही है, क्या ये बात वाकई में सच है। तो वो कहता है यस सर, हाँ यहाँ पर ये वाइन बिक रही है और सिर्फ होयोन क्लैन की वाइन नहीं है बल्कि उसके साथ साथ एक और वाइन है जो कि उससे भी कम पैसों में वहां पर बेची जा रही है। अपने पास से 2 बॉटल्स निकालकर उसके सामने रखता है और कहता है ये दोनों वाइन्स के ऊपर होयोन क्लैन की वाइन का लेबल लगाकर भेजा जा रहा है। इनमें से एक वाइन 10 सिल्वर नियांग की है, जबकि एक वाइन जो है सिर्फ 2 सिल्वर नियांग की है। तो चू मून क्लैन का लीडर भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि अगर वाकई में यहाँ पर होयोन क्लैन की वाइन बेची जा रही है तो फिर इन दोनों के रेट्स में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। तो वो उसे कहता है कि सर आप खुद ही से चेक करके देख सकते हैं कि इनमें जो महंगी वाइन बेची जा रही है वो महंगी वाइन जो है वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है और अभी यहाँ पर लोग उसको खरीदने के लिए प्री ऑर्डर्स दे रहे हैं, जिसमें वो लोग यहाँ पर सिल्वर कॉइंस तो क्या गोल्ड कॉइंस भी देने को तैयार है। उसका जायका इतना ज्यादा अच्छा है। तो चू मून क्लैन का लीडर उनमें से एक बॉटल को उठाता है, उसे पीता है और कहता है मुझे यहाँ पर ये तो पता है कि ये वाइन किसकी है। ये वाइन जो है ये होयोन क्लैन की उस लड़की की है जो कि उनकी फैमिली की आखिरी मेंबर बची थी। मुझे लगता है कि वही यहाँ पर इस वाइन को ब्रू कर रही है। फिर साथ ही वो दूसरी वाली वाइन के जार को उठाता है, उसको पीता है और कहता है कि ये क्या, ये वाइन तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाली वाइन होयोन क्लैन के लीडर से भी ज्यादा बेहतर वाइन है। मैंने होयोन क्लैन के लीडर की वाइन को पिया है और उनकी वाइन भी इतनी अच्छी
नहीं थी आए ये वाइन कौन बना रहा है। तो असल में ये जो दूसरी वाइन होती है ये हमारी सोमी ने बनाई होती है, और सोमी का तो आपको पता है कि वो एक लकी चाइल्ड है, इसी वजह से वो होयोन जी से भी ज्यादा बेहतर वाइन बना रही होती है, और उसकी वाइन जो होती है वो शॉप के ऊपर बिक रही होती है और पहले से भी ज्यादा अच्छे से बिक रही होती है। वो कहता है कि एम्परर अभी भी यहाँ पर उस टेस्ट को नहीं भूले, वो होयोन क्लैन की वाइन को बहुत ज्यादा अच्छे से पीते थे और उसको रोजाना पीते थे, जिसकी वजह से वो उसके टेस्ट को कभी भूल नहीं पाए, और आज भी यहाँ पर वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो कितना ही गोल्ड देने को तैयार है। लेकिन होयोन क्लैन के लीडर जो थे, होयोन क्लैन के बच्चे कुछ मेंबर्स जो थे वो वाइन बनाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अगर एम्परर ने ये वाली वाइन पी ली तो उसके बाद से इसका चस्का लग जाएगा, और उसके बाद ये क्या हमारी वाइन जो है वो बिकना बंद हो जाएगी। तो वो इस बात से काफी गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि ये किसने बनाई है। तो हबरी से कहता है कि सर क्या मतलब है। तो चूमून क्लैन लीडर से कहता है कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिर उन लोगों को यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कौन दे रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि होयोन क्लैन में किसी भी किस्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं जाने चाहिए ताकि वो लोग वाइन ना बना सके। क्या तुम लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं? और आखिर मुझे ये बताओ कि कौन जहाँ पर उनकी वाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी शॉप है जो कि उनकी वाइन्स को बेच रही है। तो वो कहता है सर उनका नाम गोल्ड एक्सचेंज मर्चेंट्स है। गोल्ड एक्सचेंज मर्चेंट के नाम से एक छोटी सी शॉप ओपन हुई है युईजियांग में, जहां पर उनकी ये वाइन बेची जा रही है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है होयोन जी का दिखाया जाता है, जो कि बेचारी काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो सोमी से बेहतर वाइन नहीं बना पा रही होती है, और वो काफी ज्यादा घबराई होती है, कहती है मैं यहाँ पर वाइन क्यों नहीं बना पा रही, मैं बिल्कुल सही तरीके को फॉलो कर रही हूँ लेकिन फिर भी मेरी वाइन सोमी की वाइन से आगे नहीं निकल पा रही, मेरी वाइन यहाँ पर लो ग्रेड की वाइन क्यों बन रही है। तुम्हारा वोजन उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर जहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि तुम बहुत ही बुरी हालत में हो, आखिर क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बताओगी। तुम जबकि होयोन जी उसे कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर आओ तो कम से कम अपने पैरों से थोड़ी सी आवाज निकाल लिया करो, मुझे पता भी नहीं चलता कब तुम यहाँ पर से निकल आते हो। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी बनाई हुई वाइन की वजह से सेटिस्फाइड नहीं हो, इसी वजह से तुम्हारी ये हालत है। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, मैं पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या मिस कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं सोमी की तरह वाइन नहीं बना पा रही। सोमी मुझसे बेहतर कैसे वाइन बना सकती है जबकि उसने अभी भी यहाँ पर मुझे देखकर सीखा है, लेकिन मैं यहाँ पर होयोन क्लैन की आखिरी मेंबर हूँ और मुझे यहाँ पर वाइन बनाना अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी मेरी वाइन उसके टेस्ट से ज्यादा बेहतर नहीं हो रही। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि सोमी थोड़ी सी स्पेशल है, तो तुम्हें सोमी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर सोमी के साथ कंपेयर होना भी नहीं है क्योंकि सोमी जो है वो बहुत ज्यादा लकी है और जहाँ पर जिस भी चीज को हाथ लगाती है वो उसको सोना बना देती है, और तुम यहाँ पर उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाओगी। तो होयोन उसे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या और तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि सोमी लकी है, वो एक ऐसी लकी है जिसके ऊपर ह्यूमनली लक बरसता है, यानी कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाएगी वो सबसे बेहतर हो जाएगी, और वो तुमसे वाइन बना रही है तो इसका मतलब यह है कि वो तुमसे बेहतर ही बनाएगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर उसको कॉपी नहीं करना बल्कि तुम्हें उससे अलग कुछ करना है, तुम उससे अलग कुछ और बनाओ। तुम्हारा वोजन उसे कहता है क्या तुम सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ वही पुराने टेस्ट की वाइन बनाना चाहती हो, क्या तुम अपने पास से कुछ नहीं बनाओगी, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की बनाई हुई वाइन को ही आगे लेकर जाओगी, या फिर तुम अपने पास से भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ ऐसी वाइन बनाओगी जिसका टेस्ट लोग सालों तक ना भूलें। तो वो ये सुनने के बाद वहां पर बिल्कुल खामोश होती है और सोच रही होती है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ ऐसा टेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ मेरा हो, यानी कि वो मेरा सिग्नेचर, और मैं उसके बाद उसी वाइन के साथ मशहूर हो जाऊं। तो हमारा वोजन वहां पर चला जाता है, तो जब किसी के साथ होयोन जी वहां पर नई वाइन बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। हमारा वोजन वहां से बाहर निकलता है तो वहां पर कल्ट लीडर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वहां पर उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। तो वोजन कहता है कि मैंने सिर्फ उसे एडवाइस दी है, बाकी वो अगर कर पाए तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो मास्टर कल्ट लीडर से कहते हैं हाँ मुझे लगता है उसे सिर्फ और सिर्फ एक पुश की जरूरत थी, उसे बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत थी और उसके बाद देखना वो सबसे बेस्ट वाइन बनाकर दिखाएगी। फिर साथ ही कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, मुझे लगता है कि चूमोन क्लैन के लोग हमारे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। तो वोजन में से कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं सोमी ने जो वाइन बनाई थी वो सबसे बेस्ट थी और सोमी की वाइन की वजह से कस्टमर्स जो है वो हमारी गोल्ड एक्सचेंज कंपनी की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से चूमोन क्लैन के लोगों को यहाँ पर खुले में आना पड़ रहा है ताकि उनकी वाइन ज्यादा बिके और हमारी ना बिके। और ऊपर से तुम जिस बंदे को अपने साथ लेकर आए जियोम यूनुक, यानी कि वो बंदा जो कि तुम्हारी गोल्ड एक्सचेंज कंपनी को संभाल रहा है, वो बंदा जो है बिजनेस का काफी ज्यादा माहिर है, वो सोमी की वाइन को डेली जब भी यहाँ पर नया बैच आता है उसकी कीमत को बढ़ा देता है, लेकिन लोग जो है वो बढ़ी हुई कीमत के साथ भी उसको पहले बुक करके चले जाते हैं और उसके बाद उसको बड़ी अच्छे से खरीदते हैं और उसको पीते हैं। वो जो उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि जियोम यूनुक उसको बिजनेस करने की बहुत अच्छी सेंस है, हालांकि वो काफी ज्यादा डरपोक और काफी कमजोर लगता है लेकिन फिर भी वो बिजनेस के मामले में सबसे आगे है। अपन हम लोग अपनी एपिसोड 80 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे इनके सामने और कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।